कभी किताबों में फूल रखना, कभी दरख्तों पे नाम लिखना। कभी किताबों पे फूल रखना, कभी दरख्तों पे नाम लिखना। हमें भी है याद आज तक वो, हमें भी है याद आज तक वो, नज़र से हरफ़े सलाम लिखना। क्या बात है जी। सुरों की मलका नूर जहाँ, आज मदाओं से बिछड़े उनको 24 साल बीत चुके हैं। मलका तरन्नुम नूर जहाँ जो थी, उन्होंने हज़ारों बेशुमार गीत गाए और लातादाद गज़लें गाईं। क्या बात है, क्या बात है उनकी। 1926 में पंजाब के कस्बे जो कसूर शहर है उधर पैदा हुई थी। पैदाइश के वक्त ये कहा जाता है कि जब वो रो रही थी ना, तो उनकी खाला ने उसी वक्त उनके रोने की आवाज़ सुन के ये कह दिया था कि इसके बच्चे जो की आवाज़ है ना, जो रो रही है, इसमें भी मौसीकी है। सुरों की मलिका बचपन से जिसकी पहचान हो गई, जिनके रोने से उनके सुरों की पहचान हो गई थी, देखें आज वो 24 साल हो गए हमारे बीच में नहीं है। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान बनने से पहले इन्होंने 11 फिल्मों में भी काम किया। 1931 में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट इन्होंने अपनी पहचान जो थी वो दुनिया के सामने बना ली थी। 1932 में रिलीज़ होने वाली फिल्म सस्सी पुन्नो जो है ना, वो नूर जहाँ जी की एक बिग फिल्म थी, उनके करियर का एक बिग शॉट थी और उनके लिए बहुत अच्छी साबित हुई थी। ज़बरदस्त फिल्म थी। उसके बाद चल सो चल उन्होंने बड़े काम किए, बहुत सारे बेशुमार गाने गाए। एक गाना तो इनका बहुत ही ज़्यादा फेमस था जो आज तक कोई भी नहीं भूल सकता। सारे जितने एक्टर एक्ट्रेसेस होती हैं वो इस गाने को गाकर तो अपना नाम जो है वो रोशन करती हैं। पहले ये गाना सुनिए ज़रा। क्या बात है। एक तो इनका सदा हूँ अपने प्यार की, वो गाना तो मुझे लगता है सदा बहार गाना है, वो कभी भी जो है ना भूला नहीं जा सकता। एक लाइन उसकी मैं भी गुनगुनाऊंगी, सभी गुनगुना रहे होते हैं, है ना। सदा हूँ अपने प्यार की जहाँ मैं बेनियाज़ हूँ, किसी पे जो न खुल सके वो ज़िंदगी का राज हूँ। सदा हूँ अपने प्यार की वाह क्या सुरों की मलिका। आज हमारे बीच में नहीं है, मगर देखें मैं कहूँगी कि उनके गानों ने, उनके काम ने, उनके हुनर ने, उनके स्किल्स ने, उनकी खूबसूरती ने, उनके बोलने ने, उनके चालने ने, उनके उठने ने, बैठने ने, उनके स्टाइल ने, उनकी ग्रेस ने, उनकी साड़ी ने, उनके लुक ने और उनके अखलाक ने दुनिया का दिल जीता हुआ है। और वो आज भी अपनी सुरों में लोगों के दिलों में पाई जाती हैं, ज़िंदा पाई जाती हैं। क्या बात है जी। चलिए जी अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और हम सारी ज़िंदगी जो है इनको याद करेंगे और सारी ज़िंदगी इनको मिस करेंगे। अच्छा जी, फ़ैसला साजी की क़ुव्वत जो होती है ना, वो मोस्टली हम लोगों में कम देखी जाती है। वाई? क्योंकि हम कुछ गलतियाँ कर देते हैं। और ये बात ऐसी नहीं है कि पहले के लोग बड़े अच्छे फ़ैसले करते थे तो साढ़े फ़ैसले हुण ख़राब होंदे, ऐसा कोई रोल नहीं है। मसला क्या होता है कि जब हम अपने बच्चों में ख़ुद मुख्तारी पैदा नहीं करते, वो कहते हैं ना बच्चों को थोड़ी सी खुद आज़ादी देनी चाहिए, फ्रीडम देना चाहिए, स्पेस देनी चाहिए। बच्चों को सिखाओ, पढ़ाओ,
सब कुछ, ठीक है। वो जैसे कहते हैं ना, खिलाओ आप सोने का निवाला, देखो शेर की निगाह से। मगर निगाह ये कि आपने उनके ऊपर जो है ना टेंशन रखनी है, मगर उनको इतनी फ्रीडम देनी है कि वो अपना फ़ैसला कर सकें। ख़ास तौर पे छोटी उम्र के बच्चों को इतनी स्पेस देनी चाहिए कि वो कोई ना कोई ज़िंदगी का फ़ैसला करें, छोटे छोटे फ़ैसले क्यों ना कर लें। टॉय शॉप में बच्चे जाते हैं, उधर जाकर वो टॉयज़ पसंद कर रहे होते हैं, आप उनको समझाएं कौन सा टॉय आपको चाहिए, कौन सा ऑलरेडी घर पे है, कौन सा सही रहेगा। कोई नया टॉय लेते हैं तो उससे कितना मज़ा है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, घर की कोई ऐसी चीज़, कोई राशन ले रहे हो आप, राशन बच्चों को मोस्टली लेके जाते हैं लेने के लिए, उसमें कोई ऐसी चीज़ बताएं कि मैं आपके लिए ये ले लूँ, इट्स वेरी हेल्दी, आप ये स्कूल लेके जा सकते हैं। लेके जाने के नहीं जाना, ये लेना है या वो लेना है, बच्चों को ऐसे ऑप्शंस कोई दें, तुम बताओ ये हम ये खाएंगे या ये खाएंगे, ये खाएं, आज क्या पकेगा घर में, ऐसी कोई इस तरह की बातें जब आप बच्चों से करते हैं ना। या फिर ग्रॉसरी का बजट बच्चों के साथ जब जा रहे हैं शेयर करते हैं, यार आज लास्ट टाइम हम गए थे तो कितने पैसे आए थे, अब इस दफ़ा जा रहे हैं तो कितने पैसे आएंगे। थोड़ी बहुत पॉकेट मनी दे दी बच्चों को ताकि उनके अंदर खुद मुख्तारी है, इन पैसों से मैंने करना क्या है, अच्छा लास्ट टाइम मेरे पैसे ख़त्म हो गए थे, इस बार जो है ना मैंने ऐसे ऐसे इस्तेमाल करने। उससे ये होता है कि रिसर्च भी यही कहती है कि जब बच्चे छोटी उम्र में उनको फ़ैसला साजी की ताकत आ जाए, उनके अंदर डिसीजन पावर आ जाए, तो वो जब बड़े होते हैं ना ज़िंदगी का बहुत अच्छा फ़ैसला जो है वो लेते हैं। चाहे भले कोई गलत डिसीजन ले लें, मगर ये कि उसके ऊपर जो है ना वो डटे रहते हैं, उस गलत डिसीजन को भी ठीक कर देते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ द पावर, कि उनके अंदर फ़ैसला करने की पावर होती है। और जब हमारी अब जैसे जो जनरेशन में देख रहे हैं हम, वो ये देख रहे हैं कि वो गलत फ़ैसला करें या सही फ़ैसला करें, वो पहले फ़ैसला ही नहीं कर पाते, और अगर सही फ़ैसला भी कर लिया तो डटे नहीं रह सकते, क्योंकि कंफ्यूज रहते हैं, यार हमने ठीक किया यार हमने गलत किया। तो इसके ऊपर बात करेंगे, आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। मेरे पास ज़बरदस्त प्रोफेसर डॉक्टर अली अजमल साहब मौजूद हैं जो हमारे साथ इस टॉपिक को एलैबोरेट करेंगे और आपको समझाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है? आई एम फाइन, थैंक यू। ग्रेट। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई होप कि आप इसको बहुत अच्छी तरीके से एलैबोरेट करेंगे। पहले तो बता दीजिए कि जो क़ुव्वत फ़ैसला है, डिसीजन मेकिंग है, ये क्या चीज़ है? देखिए, जो क़ुव्वत फ़ैसला और डिसीजन मेकिंग की अगर बात करें तो ये इंसान के पास अपनी लाइफ के मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ़ किस्म की ऑप्शंस होती हैं, चॉइसेस होती हैं। उसमें से हमने एक ऑप्शन को चूज़ करना होता है। इस चीज़ का नाम डिसीजन मेकिंग है, फ़ैसला साजी है कि लेट से छोटे छोटे डिसीजन है, अगर मैंने कपड़े ख़रीदने हैं तो कौन से ख़रीदूँ, कौन से चूज़ करूँ। इसके बाद बड़े बड़े फ़ैसले हैं, करियर का फ़ैसला है या रिलेशनशिप का फ़ैसला है या इसी तरह से कोई और जो ज़िंदगी के इंपॉर्टेंट मामलात हैं। तो डिसीजन मेकिंग आम तौर पे हर इंसान के पास ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म की चॉइसेस होती हैं। उनमें से आपने किस चॉइस को ऑप्ट करना है, इसका नाम डिसीजन मेकिंग है। और बाय द वे, जो आप फ़ैसला करते हैं इससे हमारा पता चलता है कि हमारी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। क्योंकि किसी भी इंसान को आप देखें, बचपन से या अडल्ट लाइफ पे आ जाए, पूरी ज़िंदगी में एक इंसान को बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ैसले करने पड़ते हैं। अब किसी इंसान की ज़िंदगी कैसे गुजरेगी ये मुनस्सर होता है इंसान के फ़ैसलों पे। अगर तो अच्छे फ़ैसले कर सकेगा तो ज़िंदगी एक रास्ते पे चल पड़ेगी, लेकिन अगर कुछ रास्ते में कुछ गलत फ़ैसले हो गए इस ज़िंदगी के रास्ते में तो यकीनी तौर पे फिर ज़िंदगी एक दूसरी तरफ चल पड़ती है। और फिर आप देखें कि अगर एक एवरेज इंसान को छोटे छोटे फैसले तो रोज़ करने पड़ते हैं, लेकिन एवरेज अगर हमें अपनी पूरी लाइफ में कुछ 3-4 बड़े बड़े फैसले करने पड़ते हैं, उनमें से अगर एक फ़ैसला भी कहीं खुदा न खास्ता कोई गलत हो जाए तो उसका सारी ज़िंदगी पे फिर हमारे इम्पैक्ट होता है। बहुत सारे लोग फिर बाद में रिग्रेट करते हैं कि अगर तब वैसा ना करता या तब ऐसा ना करती तो शायद आज मैं कुछ ज़िंदगी में मुख्तलिफ होता। तो ये इंसान के अंदर वैसे होता तो है, आपको पता है, एक अफसोस, एक पछतावा, मोस्टली हर एक के अंदर ये चीज़ पाई जाती है कि पछतावा ज़रूर है कि यार ये करते तो यूँ होता। ये भी तो फिर जो आपको डिस्टर्ब करता है, आपको बैलेंस नहीं रहने देता। जी बिल्कुल, पछतावा तो डिस्टर्ब करता है। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सबसे पहले तो फैसला अच्छा वो होता है जो टाइम पे हो जाए। अगर आप डिले कर दें, बहुत सारे लोगों की डिसीजन मेकिंग डिलेड होती है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब आमतौर पे कि अगर करियर कोई है, अगर करियर को ऑप्ट करना है या नहीं करना। लेट्स से आजकल बहुत सारे नौजवान इस डिसीजन में है कि यहाँ पे रहना है या फॉरेन जाना है, कुछ शादी के फैसले करनी है नहीं करनी, कब करनी है, इसी तरह से कोई प्रॉपर्टी वगैरह के जो घर बेचना नहीं बेचना, एग्जैक्टली कुछ बड़े बड़े मामलात होते हैं। हाँ। अब इसमें देखें कि अगर कुछ फैसले जो हैं वो टाइम पे हो जाएं तो अच्छे होते हैं, बाद में आप एक बेस्ट डिसीजन ले लेते हैं। लेट्स से एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में कोई बेस्ट डिसीजन ले ले, लेकिन अगर उसका टाइम गुजर जाए उस फैसले का तो वो बेस्ट डिसीजन भी जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं होता। और यहाँ पे फिर आमतौर पे हम क्यों डिसीजन में डिले करते हैं, जो हमारी एक इंसान की टेंडेंसी है,
कि हम आम तौर पे ना एक परफेक्ट ऑप्शन की तलाश में रहते हैं किसी भी हवाले से। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि परफेक्ट डिसीजन कोई भी नहीं होता। जिंदगी में हमारे पास मुख्तलिफ रास्ते होते हैं, हर रास्ते पर चलने के अपने प्लस माइनस होते हैं। अब हमने एक गिवन टाइम फ्रेम में एक अच्छा फैसला करना होता है, और अगर हम टाइम पे कर लें तो उस फैसले को हम बेस्ट कहते हैं। कुछ लोग परफेक्ट फैसले का इंतजार करते करते गलत फैसले कर लेते हैं। अली साहब, हमें टाइम का पता कैसे चलेगा कि दिस इज द राइट टाइम? समटाइम्स बहुत जल्दी फैसला कर देते हैं और उस वक्त टाइम नहीं होता, और जब कभी कभी ये होता है कि टाइम हाथ से निकल जाता है, हम कहते हैं इस फैसले का क्या फ़ायदा। इसका बड़ा आसान सा फॉर्मूला है कि आप ये देख लिया करें कि जिस चीज़ पे मैं फैसला कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये चीज़ मेरी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है। आमतौर पे बहुत सारे लोग शर्ट कौन सी चूज़ करनी है उसमें स्ट्रक रहते हैं। तो अब ये इतना कोई इंपॉर्टेंट फैसला बहरहाल नहीं है। लेकिन फिर क्या होता है, कुछ ज़िंदगी के बड़े बड़े फैसले हैं, कोई रिलेशनशिप का, कोई करियर का, या इसी तरह से कोई दूसरे मामला, उसमें ज़रा ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट डिसाइड कर लेते हैं। तो टाइम क्या है फैसले का, कितनी देर में मुझे फैसला करना चाहिए, उस चीज़ की अहमियत है कि आप इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि जो मैं डिसीजन करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ जिस भी मामले के बारे में, वो मामला कितना इंपॉर्टेंट है। जब इंसान अपने माइंड में रियलाइज़ कर लेता है कि ये कोई इतनी अनइम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो तब हम उस पर इंसान का जो मैकेनिज्म है, माइंड का मैकेनिज्म, वो खुद ब खुद जो है वर्क करना शुरू कर देता है। अच्छा, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैं चाहूँगी इस चीज़ को भी आप एलैबोरेट करें कि ये जो कहा जाता है कि गुस्से के टाइम पे फैसला नहीं करना, ठीक है, किसी से झगड़ा हो रहा हो उस टाइम पे कोई फैसला नहीं देना, या किसी जल्दबाजी में एकदम से फ़ौरन फैसला नहीं करना, कोई बात हुई और बस डर है, खौफ है, फ़ौरन एकदम से फैसला ले लिया, वो नहीं करना। ऐसे और कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स पे हमें उस टाइम पे फैसला नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये ज़रूर बात कीजिएगा। तो आप ब्रेक के बाद हम आते हैं। वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं कि बच्चों के अंदर ये फ़ैसला करने की ताकत कैसे पैदा की जा सकती है ताकि वो खुद मुख्तार हों और सही फ़ैसला करें अपनी ज़िंदगी का। अच्छा जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, अली साहब, ये आप बताइए कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर फ़ैसला नहीं करना चाहिए, कौन से ऐसे वक्त है जहाँ पर फ़ैसला नहीं करना चाहिए, उस वक्त सब्र करना चाहिए? आम तौर पे अगर हम जनरल बात करें, वन साइज़ फिट्स ऑल वाली बात करें, तो कभी भी जब आप जज्बात में हो तो कोशिश करनी चाहिए तब हमें बड़े फैसले नहीं करने चाहिए ज़िंदगी के। क्योंकि देखा ये गया कि हम छोटे छोटे फैसलों पे बड़े लॉजिकल होकर सोचते हैं, लेकिन जो बड़े फैसले हैं आम तौर पे हम जज्बात में कर लेते हैं, और फिर बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि फिर हम आम तौर पे पछताते भी हैं। अब ये एक रिग्रेट करना, ये एक डिफरेंट चीज़ है। अब देखें, बात यह है कि अगर तो एक फ़ैसला आपने कर लिया तो बस अब आपको मूव ऑन करना चाहिए। रिग्रेट जो है वो आपके फ़ैसले को कुछ चेंज नहीं कर देगा, बल्कि आपकी आने वाली लाइफ को ही ख़राब करेगा। तो एक तो ये चीज़ इसमें हमने अंडरस्टैंड करनी है कि जब जो हो गया, अब हमें आगे चलना है। जो आपने बात पूछी कि कब नहीं फैसले करना चाहिए, हाँ, किन औकात में? आम तौर पे जब आप किसी भी इमोशनल स्टेट में हो, गुस्सा है, आम तौर पे ना हम सिर्फ इमोशन समझते हैं कि गुस्सा है, लेकिन बहुत सारे इमोशंस होते हैं। जेलसी का भी एक इमोशन है, गुस्से का एक इमोशन है, अपने आप को लोगों के साथ कंपेयर करके जो आपको एक स्टेट महसूस होती है उसका भी एक आपको इमोशन होता है। उसके बाद मुख्तलिफ किस्म के और भी आपके इमोशन, मोहब्बत, नफरत, ये सारे इंसान के इमोशंस हैं। किसी भी किस्म के इमोशन में जब भी आप हों तो फैसला करने से गुरेज करें, क्योंकि जो इमोशंस होते हैं वो लॉजिक की जिद होता है। अब फिर एक शख्स को क्या करना चाहिए, हर शख्स को अपना एक ख़ास तौर पे मुहासबा करना चाहिए कि मैं जब गलत डिसीजन जो मुझसे पास्ट में हुए वो मैंने किन इमोशंस की वजह से किए। क्या वो नफ़रत थी, मोहब्बत थी, हसद थी, गुस्सा था, किस वजह से मैंने ऐसा फैसला कर लिया कि जिससे बाद में मुझे अब पछताना पड़ रहा है। तो एक तो ये चीज़। अच्छा, बाज़ औक़ात फिर इसमें ना एक चीज़ इमोशन का लॉजिक से बड़ा कनेक्शन है। आम तौर पे बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमने जो फैसला किया है वो बड़ा लॉजिकल होके किया है, लेकिन अगर उस चीज़ को थोड़ा सा डीप डाउन एनालिसिस करें तो उसके पीछे उनका जो लॉजिक है वो किसी ना किसी इमोशन से ब्लर हुआ होता है। वो समझते हैं हम कि हमने बड़ा लॉजिकल होकर फैसला किया, बड़ा प्लस माइनस करके फैसला किया। और बाय द वे, गलत फैसला कौन करना चाहता है? हर इंसान दुनिया में यही चाहता है कि अच्छे फैसले करें। पहले जो थी ना, बड़ी बड़ी पंचायतें बैठा करती थी, ठीक है, सरपंच जी होते थे, मियाँ जी वारिस अली होते थे बैठ के ना पूरे इलाके में, तो उनके पास फैसले के लिए लोग आते थे, कहीं किसी बच्चे का हो, मियाँ बीवी का हो, किसी बुजुर्ग का हो, पंचायतें बैठती थी, सोच समझ के मशवरे करते थे पंचायतों में लोगों से। हाँ भाई तुम क्या कहते हो, हाँ भाई सरपंच तुम क्या, इस तरह की कहानियाँ होती। अब तो कोई ऐसी पंचायतों वाली स्टोरी कोई है नहीं। अब तो घर घर के अपने फैसले ऐसे, क्योंकि गाँव देहात ये सारी चीज़ें अब हमसे छूट गई, हर जगह बिल्डिंग है, शहर बन गए,
और देहात से लोग शहर में आके बस गए, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो घर है, घर के माहौल से अगर हम बात करें तो बच्चों के अंदर हम यही कोशिश करते हैं ना कि इनके अंदर डिसीजन पावर होना चाहिए। हमने बच्चों को किस जगह फ़ैसला करने देना है और किस जगह रोक देना है जब वो गलत फ़ैसला कर रहे हो। देखिए, इसमें बड़ा सादा सा एक रूल है कि अगर तो बच्चे के कुछ ऐसे मामलात हैं, कोई ऐसा फैसला है कि जो कि बच्चों के मेजर फैसले हैं कि उसमें अगर बच्चों की किसी भी किस्म की लेफ्ट से कोई लाइफ एट रिस्क हो सकती है या फिर बच्चों को कोई नुकसान हो सकता है, तो वो तो उन फैसलों को तो पेरेंट्स को ही करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा जितने भी फैसले हैं उनमें बच्चों को एक ख़ास हद तक ऑटोनॉमी और उनको इंडिपेंडेंस देनी चाहिए। पेरेंट्स को ये चाहिए कि अगर आप अपने बच्चों में डिसीजन मेकिंग की पावर को इंप्रूव करना चाह रहे हैं तो उनको बना बनाया फैसला ना करके दें, उनको बनी बनाई चॉइस ना दें। आप उनको चॉइसेस दे दें और उनसे आप वो खुद डिसाइड करें। डिसीजन की जो ऑनरशिप है वो बच्चा अपनी बचपन से ही खुद ले। लेट्स फॉर इंस्टेंस कि अगर जैसे टॉयल का कौन सा अगर बाई करना है, अगर एक करना है, तो पेरेंट्स को बिल्कुल बच्चों को ये नहीं कहना चाहिए कि यही करना है। उनको आप 3-4 ऑप्शन दें, बच्चे को उसमें से खुद बच्चा चूज करे। लेकिन लेट्स से कोई ऐसा है कि कहीं खेलने जाना है, कोई बच्चे की सिक्योरिटी के मामलात हैं, कोई बच्चे की लाइफ एट रिस्क हो सकती है या बच्चा किसी चीज़ से बीमार वगैरह हो सकता है, तो इन फैसलों में पेरेंट्स को बिल्कुल ऑब्वियसली खुद फैसले करने चाहिए अनलेस एंड अनटिल बच्चा बड़ा ना हो जाए। मैं एक सिचुएशन आपको देखें बताती हूँ जो मैं खुद भी इस मसले का जो है ना हल ही ढूंढ रही हूँ, जो सच बात है। देखिए, पहले जब मेरी बेटी अब ना 10 साल की लग गई माशाल्लाह फ़राल, तो पहले जब 10 की नहीं थी तो उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। ज़बरदस्ती सेल्फियाँ खिंचवाओ, उसको ज़बरदस्ती बोलो कि भाई ये वीडियो बना दो, ऑल दैट, उसके अंदर कोई शौक़ नहीं था। अब टाइम बाय टाइम ना, क्योंकि अब वो देखती है मुझे, मेरे साथ आना जाना कभी होता है ये सब कुछ, तो अब लाइफ में चीज़ें थोड़ी सी बदली हैं, मैंने देखा। और लोगों के साथ ये होती होंगी, लोग झूठ बोल दें या ना बताएं वो बात अलग है, मैं तो हर चीज़ शेयर करती हूँ ताकि किसी की रहनुमाई हो सके। उसमें हो सकता है मेरी खुद की भी हो जाए। अब वो सीन ये कि जैसे मेरा दिल नहीं है कि फ़राल शोबिज़ में आए, जो सच बात है। पहले फ़राल का दिल नहीं था और अब उसका दिल थोड़ा सा बदल गया है। अब वो उसको बोलो ना कि तुमने CSS करना है फ़राल, तुमने डेंटिस्ट बनना है, मेरा बड़ा दिल है कि फ़राल डेंटिस्ट बने, बहुत ही डीप ख्वाहिश है मेरी, मैं उसको बड़ा परसू भी करती हूँ। फिर मैं कहती हूँ तुम्हारी जो दादी नानी ये लोग सारे ये देखो डॉक्टरी पढ़ी हुई, उन्होंने ये पढ़ा हुआ, ऐसी फैमिली, तो तुमने भी ना डेंटिस्ट बन। वो एंड टाइम पे यही बोलती आप भी तो एक्टर हैं, मैं भी तो एक्टर बन सकती हूँ। एक्टर क्यों नहीं बन सकती मैं, है ना? फरा बोलती है ना, ऊँचा बताओ क्या बोलती है, एक्टर बनना है। तो पहले ये वाली कहा, अब मैं उसको ये नहीं कहना चाह रही कि नहीं मेरा दिल नहीं है कि तुम वो साफ कह देती आप भी तो एक्टर। तो इस पोजीशन में क्या करें? बादशाह का बेटा बादशाह, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, सिंगर का बेटा सिंगर, ठीक है, और एक्ट्रेस की बेटी एक्ट्रेस। अब क्या करें ये सिचुएशन को? अब बच्चों को इस रास्ते से कैसे थोड़ा सा मूव करके उनको डिसीजन किस तरीके से उनकी लाइफ में बैलेंस करना है, मुझे एक बताएं। देखिए, जब भी बच्चे या देखिए जब भी बच्चे एक बड़े होते हैं, हाँ। तो ऑब्वियसली हम भी कभी बच्चे थे, तो हम अपने अंदर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, हमारे व्यूअर्स भी इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हम मुख्तलिफ लाइफ की स्टेजेस और फेजेस से गुजरते हैं। हाँ। हम 10 फैसले करते हैं, बचपन में हम कुछ और बनना चाह रहे होते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमारा थोड़ा सा फैसले हम मॉडिफाई करते रहते हैं कि अब ये करियर ही चूज करना, ये इस प्रोफेशन में नहीं, अब उस प्रोफेशन में जाना है। तो बच्चों का एक नेचुरल जैसे कि ग्रोथ होती है, बच्चों को ग्रो करने देना चाहिए। मगर डर भी लगता है। जैसे 2 दिन पहले मैंने उसको बोला कि फराल तुम ना, मैंने उसको पुश करने के लिए मैंने कहा फराल तुम आइंस्टाइन बच्चा हो, आम बच्चों से हट के हो तुम, यार ग्रेड में टॉप लेती हो, तुम्हें याद यूँ होता है, तुम्हारी सोच समझ सब पॉजिटिव है, तो तुम्हारे लिए बनता है तुम डेंटिस्ट बनो। तो कहती है मामा फिर मैं यू ईज लाऊंगी तो उसके बाद फिर मैं एक्टर बन सकती हूँ। मतलब उसने ये नहीं कहा मैं बनना चाहती हूँ, मेरा इंटरेस्ट है, मगर सवाल सारे कुरेत रही हो कि रास्ता देख रही है कि इधर किस तरफ है, बिल्कुल सिर्फ रास्ता ढूंढ रही है। वेल दैट इज़ वेरी गुड। बच्चों को एक्सप्लोर करना चाहिए और यही एक हेल्दी बच्चों की डेवलपमेंट होती है मेंटल और इमोशनल तो ग्रोथ अब के इस लिए। सिचुएशन में माँ बाप कुछ चाह रहे हैं, बच्चा कुछ, उसमें कैसे फिर डिसीजन किस तरीके का, देखिए ये जो कैसे हो सकता है डिसीजन, जो करियर का डिसीजन है ना, हाँ। ये बच्चे ने इस एज में तो नहीं ना लेना, वो बच्चा तो अब एक्सप्लोर मगर कर रहा है, इंटरेस्ट तो ले लेगा, इंटरेस्ट तो ले लेगा। लेकिन अब डिपेंड ये करता है कि जब कोई करियर चूज करने की एज होती है बच्चे का, तब इंटरेस्ट क्या है। अच्छा। तो बच्चे मुख्तलिफ इंटरेस्ट से गुजरते हैं। लेट्स से अगर कोई शेड चेंज होता है, आपका कहने का मतलब 10, 12, 15 साल, बिल्कुल, फिर 18, ये चेंज होते हैं, बिल्कुल चेंज होता है। और पेरेंट्स को इसमें किसी भी किस्म की जो अननेसेसरी मैनिपुलेशन नहीं करनी चाहिए। बच्चा जो भी कह रहा है, जो भी बनना चाह रहा है, आपने उसको अप्रिशिएट करना है। क्योंकि अगर बच्चा, ऑब्वियसली अगर बच्चा देखे ना, 10 साल का बच्चा है वो कुछ और बनना चाह रहा है, 15 साल का है वही बच्चा वो कुछ और बनना चाह रहा है, तो जब डिसीजन का टाइम आएगा, एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है मतलब बच्चों की अट्रैक्शन चेंज होती रहेगी, तो बच्चा उस टाइम पे फिर सोचेगा कि आपने क्या करना है। और देखिए फिर
एक चीज़ हमने बच्चे पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे का ना एक इंटरेस्ट होता है और दूसरा एप्टीट्यूड होता है। अब आप अपने बच्चों को उनके इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड के हवाले से अपनी फील्ड चूज करने दें। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने वही फील्ड चूज करनी है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। जो बच्चा अपने इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड से फील्ड चूज करता है वो आप देखें कि वो लाइफ में बहुत तरक्की करता है। यहाँ पे मैं एक अगर छोटी सी आप एनालॉजी ड्रॉ कर लें, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं लेकिन एक ही क्वालिफिकेशन है, लेकिन उनका जो एक्सपर्टीज है और लाइफ में उनकी जो तरक्की है वो बहुत सबकी एक जैसी नहीं है। लाइकवाइज आप एक्टर पे आ जाएं या इसी तरह से शोबिज में आ जाएं, तो क्या वजह क्या है कि लेट्स से टैलेंट भी है सब में एक बेसिक इंटेलिजेंस भी है, एक ही तरह की तकरीबन एजुकेशन है, लेकिन फ़र्क कहाँ पे पड़ता है कि एक शख्स अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो गया, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया, दूसरा शख्स उतना आगे नहीं बढ़ सका। ये होता है पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। बच्चों की हमने करेक्टर बिल्डिंग और पर्सनैलिटी ग्रूमिंग कैसे की है, बच्चों में डिसीजन मेकिंग की पावर कैसे हमने इंड्यूस की है। अब जब हम बच्चों को अपनी चीज़ों को चूज़ करने देते हैं तो बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है, बच्चा अच्छे अच्छे फैसले कर लेता है। और फिर देखिए फैसला जैसे मैंने बताया था अभी कि फैसला वही होता है जो टाइम पे कर लिया जाए, और उसके बाद साथ ही फैसला वो होता है जिस पे स्टिक हो जाया जाए। अच्छा खासा हमने फैसला कर लिया लेकिन उसके बाद फिर हम अनसर्टनिटी की सिचुएशन में आ गए तो फैसला आपको खराब करेगा। लेकिन बहरहाल अगर आपने कुछ परफेक्ट फैसला तो कोई होता नहीं है, लेकिन आपने एक अच्छी ऑप्शन चूज कर ली, आप उस पर स्टिक हो गए, उसको आपने कंटिन्यू किया, तो वो जो उसमें फैसले में कमियां कुताहियां थी वो आपका उस फैसले के साथ स्टिक रहने की वजह से वो फैसला जिंदगी में अच्छा हो जाता है। अच्छा अली साहब, सख्ती किस हद तक की जा सकती है? बच्चों को फैसला जब करने की इजाज़त दी जाए, उनको फ्रीडम दिया जाए, तो किस एज तक बच्चों पे थोड़ी सी सख्ती रखनी है और नहीं रखनी, ये तरह आप थोड़ा देखिए जहाँ तक सख्ती का ताल्लुक है फैसले के कॉन्टेक्स्ट में, तो जैसे मैंने पहले बताया कि जो बच्चों के कोई ऐसे फैसले जो, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, जो उनके ऐसे फैसले ऐसी चॉइसेस जो कि उनके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं, उनकी कोई लाइफ को रिस्क हो सकता है या हेल्थ के लिए वो रिस्की हो सकता है, कोई रिस्की बिहेवियर जैसे कोई रैश ड्राइविंग हो गया या टीन एज में। अब देखें बच्चे प्यार मोहब्बत में पड़ जाते हैं कि मैंने इसी से शादी करनी है, डर उनको ये होता है मेरी क्लास फेलो है, मुझे तो प्यार हो गया, प्यारी है, ये जो मेरा दोस्त है ये भी इंटरेस्ट ले रहा है, ये रोज कहता है कि भाई मुझे प्यारी लग रही है, उससे उसकी दोस्ती ज्यादा हो रही है, तो फिर वो उसमें कहता है टीन एज में मैंने शादी करनी है। आपने देखा अभी कितने सोशल मीडिया पे ऐसे बच्चे आ गए जिनके पेरेंट्स उनकी छोटी सी उम्र में जो है ना टीन एज में जो है ना वो शादी मंगनी चीजें करा दिया। वो आपको पता है जिंदगी में बनने का मुकाम है, कुछ करने का मुकाबले हैं दुनिया में, वो उधर शादी की जिद कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डिसीजन होता है आमतौर पे टीन एज, क्योंकि आजकल काफ़ी फैसले कर रहे हैं इसमें ना टीन एजर्स को मैं यही कुछ कहूँगा, क्योंकि देखें ना पेरेंट्स उनको मना करेंगे वो मना नहीं होते, ये एक इमोशन है, जैसे वो कहते हैं लव इज ब्लाइंड, तो ये भी एक इमोशन है जिसकी वजह से हम एक बाज़ औक़ात गलत फैसले भी हो जाते हैं। तो टीन एजर्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी आप करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, आप एक दफ़ा ना पेरेंट्स से ज़रूर कंसल्ट कर लें, क्योंकि एक चीज़ देखें कि जब आपने टीन एज में फैसला किया ना, आपको किस पार्टनर में कोई चीज अट्रैक्ट की, आपने फैसला कर लिया वक्ती अट्रैक्शन की बुनियाद पे, अब वो आपने जब शादी होगी, जब आपने लेट से 30 साल का होना है, 35 साल का होना है या 40 साल का होना है, तब आपके पार्टनर से कुछ और डिमांड्स होंगी, लड़कियों की भी लड़कों की भी, क्योंकि पहले तो हम आमतौर पे अट्रैक्शन में या लुक्स पे या आमतौर पे बिहेवियर पे अट्रैक्ट हो जाते हैं और फैसला कर लेते हैं। लेकिन 30 साल की उम्र में लड़की को ऐसा लड़का चाहिए जो कि उसके बच्चों का अच्छा बाप भी हो, जो प्रोवाइड भी कर सके, जो उसके लिए कंपैटिबल हो और एक अच्छा हस्बैंड भी हो। लाइकवाइज लड़का भी लड़की से अच्छी माँ एंड ऑल दैट एक्सपेक्ट करता है। अब जब हमने टीन एज में ये फैसला किया होता है मुख्तलिफ बेसिस की बुनियाद पे, वो आगे चीजें वर्क नहीं करती, आगे वो जो क्वालिटीज हमें चाहिए होती हैं अगली एज में वो तो हमने पहले देखी नहीं होती, तो उस वजह से फिर मसले वगैरह भी आमतौर पे काफ़ी होते हैं। आप देखें कि ये अनफॉर्चुनेट है लेकिन डाइवोर्स रेट, खुला रेट ये आजकल एक रिकॉर्ड पे है। बहरहाल इसको मैं मर्द को मैंने देखा अगर जब जल्दबाजी का कोई फैसला कर दे या फिर अपने, बल्कि इसका सवाल ही में जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए ब्रेक के बाद करूँगी। आपकी कॉल्स भी शामिल करते हैं प्रोग्राम में। हमारे साथ जो है प्रोफेसर अली मौजूद हैं और ये आज हमें बता रहे हैं कि बच्चों को फैसला करने की ताकत किस तरीके से पैदा हो सकती है उनके अंदर। स्टे विद अस। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा और डॉक्टर अली हमारे साथ मौजूद हैं, साइकियाट्रिस्ट, जो हमें ये बता रहे हैं कि बच्चों के अंदर डिसीजन पावर जो है वो किस तरह से पैदा की जा सकती है ताकि वो आगे जाके अपनी ज़िंदगी के जो अहम फैसले हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से निभाएं और लें। तो डॉक्टर साहब हम ये बात कर रहे थे कि जो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है ना माँ और बच्चों में या बाप या बच्चों में, कि जहाँ पर फैसला जो है ना वो जो बच्चे पसंद करते हैं वो माँ बाप नहीं है, जो माँ बाप पसंद करते हैं वो बच्चे नहीं,
तो उस जगह पर बैलेंस कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले तो देखें कि कॉन्फ्लिक्ट अगर बच्चों में आता है तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, बच्चों और पेरेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट आना नॉर्मल है, लेकिन ये एक हद से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर बार बार कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो फिर हम ये देखते हैं कि शायद इनकी कोई कम्युनिकेशन में मसला है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे और अपने पॉइंट्स पे दोनों ही इसी तरह से स्टिक हो जाते हैं कि जिस तरह से नहीं होना चाहिए। तो ये एक सबसे पहले ये देखना है कि ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स तो नहीं आ रहे। अगर ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं फिर ये एक रेड फ्लैग है, फिर हमने दोनों को ही ज़रा कौंसल करके चेंज करना है। अब कॉन्फ्लिक्ट जो है जैसे मैंने बताया ये आना नॉर्मल है। अगर आ जाता है सबसे पहले तो देखना है कि आता क्यों है। पेरेंट्स की अप्रोच जो है वो हमेशा पेरेंट्स जैसी होनी चाहिए और मेच्योर होनी चाहिए। बच्चा है ना, बच्चे ने तो बच्चों जैसे ही बातें करनी है और बच्चों जैसे ही फैसले करने हैं। मसला तब होता है जब पेरेंट्स कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली ये एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि बच्चा भी बड़ा मेच्योर फैसला करे और वो हमारी बात को उसी तरह से अंडरस्टैंड करे, जो कि इम्पॉसिबल है। आपने जिंदगी गुजारी है, आप मेच्योर हैं, तो दोनों के माइंड सेट में फर्क है। इस चीज को जब हमने समझ लिया पेरेंट्स ने, तो तब आप देखें कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे और अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे तो बड़ी आसानी से रिजॉल्व हो जाएंगे। बच्चों के लेवल पे आके अगर पेरेंट्स उनके साथ बात करें, यानी कि बच्चों को समझाएं, क्योंकि इस एज में होता यह है कि कॉन्फ्लिक्ट आता है, बच्चा एक फैसला करता है या एक ऑप्शन को चूज करता है, वो कहता है जी मैंने ऐसे ही करना है। अब पेरेंट्स उसको अंडरस्टैंड करने की बजाय जब उसको फोर्स करते हैं, ऑब्वियसली पेरेंट्स के अपने लॉजिक्स हैं, उनको लगता है कि शायद ये फैसला गलत है, इससे बच्चे की नुकसान होगा या बच्चे के हक में नहीं है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों पे अपनी मर्जी इंपोज करते हैं। अब बच्चा इस चीज को आमतौर पे समझने से कासर होता है कि मुझे क्यों रोका जा रहा है। बाज़ औक़ात कहते हैं जी मुझे ही रोका जाता है, मुझे ही डांटा जाता है, मेरी बात नहीं सुनी जाती। बच्चे ऐसी बातें करते हैं। तो पेरेंट्स को बच्चे के माइंड लेवल पे आके, उसके मैच्योरिटी लेवल पे आके उससे डिस्कस करना चाहिए, उसको बात समझानी चाहिए। अब जब बच्चे जो हैं, पेरेंट्स उनको सबसे बेहतर जानते हैं। पेरेंट्स को पता होता है कि हमारे बच्चों में क्या खामी है, क्या खूबी है, बच्चा किस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है या किस चीज़ पे रेजिस्ट करता है, जिद करता है। जब उस लेवल पे आके पेरेंट्स उनको बात समझाएंगे, बच्चा समझेगा। लेकिन अगर पेरेंट्स की ये अप्रोच होगी, अथॉरिटेटिव अप्रोच होगी, नहीं जो मैंने कह दिया, जो मैंने कर लिया वही ठीक है, तो उससे फिर क्या होता है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस नहीं इंप्रूव हो सकता। अली मैंने एक और चीज़ देखी है, कुछ पेरेंट्स जहाँ पे वो एक गलती कर जाते हैं, मैं चाह रही थी इस पर भी बात करें कि जैसे 9-10 साल की एज वाहिद मुझे लगता है ऐसी एज है, क्योंकि मैं इस स्टेज से गुजर रही हूँ। तो इस एज में ना बच्चा चाहता है कि मेरी बातें सुनी जाए। मैं घर पे मौजूद हूँ, अब्बू के साथ बैठा हूँ तो बात करूँ, दादी के साथ बैठा हूँ तो बात करूँ, चाचू अम्मी जिसके साथ बैठी हूँ मैं बात करूँ। और जब मैं बात कर रहा हूँ, जब सब बात करें, तो मैं भी अपनी कोई बात बताऊँ तो मेरी सुनी जाए कि मेरे स्कूल में ये हुआ था, मेरे फ्रेंड ने ये किया है, मेरी दोस्त ने मेरे साथ ये कर दिया था, मगर मैंने गुड बेबी बन के मामा ये कर दिया, या कोई ऐसी बात। उस टाइम पे हम कहते चुप करो, देख रही बात करें, बाद में चुप, बिल्कुल चुप। ये वाली जो हम हरकतें कर जाते हैं, ठीक है ना, जाओ अपने कमरे में जाओ, बाद में बात करना, ज़रूरी तुम्हारी कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात है जो सुननी है, देख नहीं रहे बात कर रहे हैं। इस तरह वाली जो हम एटीट्यूड कर देते हैं, बच्चों के साथ करते हैं ये, बिल्कुल करते हैं, आपको भी पता है। या फिर कहते हैं दादा बैठे हैं अभी नहीं बात करनी। भाई कौन सी ऐसी वो क्या बात कर रहा है या कर रही है। बच्चों की जो सुनवा है उसको हम बिल्कुल माइनस कर देते हैं, मतलब हम वैल्यू नहीं करते। ऐसी है, किसी के घर भी जाएंगे तो सामने वाले के तो बच्चे को कहेंगे बेटा क्या करते ओ चू, उसकी 1 घंटा उसकी माँ से तारीफें भी सुनेंगे, वो माँ सुनाएगी, हम कहेंगे वाह ये, मगर फिर हम अपने बच्चे को निगल, भाई बच्चा वहाँ पे भी इनसिक्योर होता है कि सामने वाले की तो बच्चे की इतनी करके आ गई हमारी अम्मी और अब्बा, तो मैं भी तो बैठी थी या मैं भी तो बैठा था। इस तरह की भी चीज़ें होती है, वहाँ पर भी बच्चा ना बड़ा इनसिक्योर सा फील करता है, डी वैल्यू फील करता है। इस पे बात कीजिए। जी बिल्कुल, बच्चा डी वैल्यू फील करता है। अच्छा ना, बाज़ औक़ात पेरेंट्स का एक ट्रेंड है, ख़ासतौर पे हमारे कल्चर में, जो साउथ एशियन कल्चर्स में, कि हम बच्चों को टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि बस ठीक है जी, बच्चे की क्या बात है, सुन ली या नहीं सुनी क्या फ़र्क पड़ता है, अपनी स्ट्रेस में है। बच्चे की बात को इम्पॉर्टेंस नहीं देते, जैसे भी आपने जिक्र किया, देनी चाहिए। देखें, इस बात पे तो कोई शक नहीं है कि पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं है। हर पेरेंट्स के लिए होती है, मगर गलतियां जो पेरेंट्स कर रहे हैं, एग्जैक्टली ये पेरेंटिंग की मिस्टेक्स होती हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों का अपनी तरफ से अच्छा चाहते होते हैं, लेकिन वो इस चीज को अप्रिशिएट नहीं कर पाते। वो कहते हैं जी हमने बच्चों को प्रोवाइड कर दिया, अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया, बच्चों के बड़े जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उनका ख्याल कर लिया, अच्छा घर ले दिया, सारी चीजें ठीक ठाक कर दी, तो इन चीजों में को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हमने ये समझना है कि ये जो सारी चीजें, जो मटीरियल चीजें आप बच्चों की पूरी करते हैं,
ये जो इमोशनल नीड्स हैं बच्चों की, ये उससे भी शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे मटेरियल्स आप बच्चों को बड़े अच्छे प्रोवाइड करते हैं, और मैं बिल्कुल इस चीज को ऑन करता हूं कि पेरेंट का कोई भी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो, अपने बच्चे के लिए पेरेंट्स जो हैं वो दुनिया के बेस्ट पर्सन होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम पेरेंटिंग में यही मिस्टेक कर देते हैं कि बच्चों की इमोशनल जो डेवलपमेंट है उसमें, जैसे अभी हमने बात की कि डी वैल्यू कर दिया। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए जो सबसे अच्छा कर सकते हैं, सबसे अच्छा काम उनको प्रोवाइड करने के अलावा सबसे अच्छा काम, वो बच्चों की बात सुन सकते हैं। आप बच्चों बच्चा की यहां तक पूरा फिल फुल हो हो जाता गया है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि देखिए, जब बच्चा बात करेगा तभी आपको पता चलेगा ना कि बच्चे के अंदर क्या चल रहा है। आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं, आप किसी दोस्त को अपना गम दुख शेयर करेंगे, कैथारसिस करेंगे, तो ही आप रिलैक्स होंगे ना। वो जो पूरा ग्लास पानी का फुल हो गया, वो बाहर जाएगा तो ग्लास खाली होगा। बिल्कुल, देखिए कैथारसिस के अलावा भी वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा कि मेरे बच्चा बाहर क्या कर रहा है या उसके अंदर क्या चल रहा है। तो सबसे अच्छा पेरेंट वो है जो बच्चे का सबसे अच्छा दोस्त भी है, कि बच्चा बात कर रहा है, आपको अंदर की बातें बता रहा है। अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि बहुत सारी बच्चे बातें जो कि पेरेंट्स को उनको बतानी चाहिए, वो एक झिझक की वजह से बच्चों को गलत इंफॉर्मेशन बाहर से मिलती है, उनके पीयर ग्रुप से, उनके स्कूल से, जो कि एक गलत इंफॉर्मेशन, और फिर बाय द वे वो सारा जिंदगी उनके साथ चलती है। बाद में अगर वो करेक्शन भी कर लें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं माइंड में वो रह जाती है। तो कितनी अच्छी बात है कि पेरेंट्स, आज के दौर के कुछ पेरेंट्स ये भी बात करते हैं, अगर हम बच्चों से दोस्ती कर लेंगे, इतनी ज्यादा अपने क्लोज कर देंगे और फ्रेंड बना लेंगे, तो फिर तो हमारा डर खौफ ही नहीं रहेगा, वो तो जो चाहेंगे करेंगे। ये भी तो कहते हैं इज्जत वाला, रिस्पेक्ट वाला जो एलिमेंट है वो भी खत्म हो जाएगा, ये कहते हैं। देखिए जी, बिल्कुल ये फैक्टर तो है, लेकिन हमने इसमें इसी को तो बैलेंस पेरेंटिंग कहते हैं, कि हमने किसी भी एक्सट्रीम पे नहीं रहना। अगर बच्चों के साथ आप डर खौफ एक तरह से नहीं रखेंगे, खौफ तो नहीं बहरहाल कहना चाहिए, लेकिन एक थोड़ी झिझक होनी चाहिए। डर खौफ तो एक बड़ा इमोशन है। बच्चों को पेरेंट्स से एक झिझक होनी चाहिए कि उनको अगर गलत फैसला करें या गलत काम करें तो उनको पता चले कि मेरे पेरेंट्स जो हैं इस पे नाराज होंगे। ये तो बहरहाल बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगेन किसी एक्सट्रीम पे नहीं रहना। आप एक बच्चों में एक मुनासिब हद तक झिझक भी रखें कि पता होना चाहिए कि ये मेरे पेरेंट्स हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप फ्रेंडली भी हों। बड़ा नॉर्मल सी चीज़ है, एक इंसान है, अब वो जिंदगी में या पूरे दिन में एक ही तरह का मूड तो नहीं रहता, कभी हमें गुस्सा भी आता है, कभी हम खुश भी होते हैं। इसी तरह से बीइंग अ पेरेंट भी आपको बच्चे के साथ एक खास हद तक आपका डिस्टेंस तो होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम बाउंड्री सेट करने का ये मतलब नहीं है कि आप बच्चे को सिर्फ डरा के रखें और बच्चा आपसे फ्रैंक ना हो। सबसे अच्छी पेरेंटिंग वो है कि बच्चा बगैर झिझक खौफ के कोई भी बाहर की बात अपने पेरेंट्स से आके कर सके। उससे ये होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो मिच्योर होते हैं बच्चों से। बच्चे जब पेरेंट्स से बात करते हैं तो उनको पता चल जाता है कि इनके माइंड में क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, फिर वो उस मिच्योर अप्रोच से बच्चों से डील करते हैं, उनको समझाते हैं, जिसका फायदा क्या होता है कि बच्चे गलत चीजों में पढ़ने की से बच जाते हैं। बच्चे किसी चीज का विक्टिम नहीं बनते, जैसे आमतौर पर बुलिंग वगैरह होती है या कोई और बच्चों को इमोशनल ट्रॉमास बचपन में होते हैं, वो पेरेंट्स से डिस्कस करेंगे। पेरेंट्स उनको एक मिच्योर अप्रोच से डिसाइड करके बताएंगे, उनकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे कि इसका इस तरह से हल किया जा सकता है। डॉक्टर अली कॉल है अशरफ की, कराची से शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैडम जी अशरफ, प्रोग्राम बहुत अच्छा आ रहा है। क्या नाम है, असल में हम जब बड़े हो जाते हैं ना, तो बड़े में जो परेशानी आती है वो यकीनन बच्चों के साथ जो हम लोग करते हैं ना, वही हमारे सामने रिफ्लेक्ट होता है। तो इसमें ये बात की मतलब अभी ये बात सवाल मेरा ये है, मेरा सवाल ये है कि हम किस तरह की लाइफ गुजारे। मतलब देखे ना, मियाँ बीवी होते हैं तो मियाँ का घराना, बीवी है तो बीवी का घराना, तो जाहिर है माँ बाप तो कर सकते हैं इसको कंट्रोल, बाकी पूरा इन्वायरमेंट कैसे कंट्रोल होगा, क्या इसके लिए जवाब चाहते हैं। इसलिए ये तो हो ही रहा है, हर घर में इस किस्म का है, तो इसका जवाब चाहिए। वाह, एक छोटी तो एग्जाम्पल मैं अपनी भी दे देती हूँ। वैसे मुझे अपनी बात नहीं करनी चाहिए, मगर समझाने के लिए माशरे को, क्योंकि बात माशरे की कर रहे हैं। तो मुझे देखें, मैं और मेरे हस्बैंड वे डिवोर्स्ड, बट उसके बावजूद हमारी बेटी जो है हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब और हमने उसकी तरबियत ऐसी की कि हमने उसको नेगेटिविटी को सिखाई नहीं, उसको बताया ही नहीं कि ये चीज़ नेगेटिव होती है, इससे जो है ना दूर रहना है या करीब रहना है, या यूँ बुराई बताई नहीं है कि ये बुरा है, सिर्फ अच्छाई अच्छाई अच्छाई। वो हर इंसान के अंदर से पॉजिटिविटी ढूंढ रही होती है और हर इंसान के अंदर से गुड चीज़ें निकालती है, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो अब सीन ये कि जब मेरे पास होती है, ठीक है, तो मैं उसको फुल टाइम देती हूँ, उसकी चीज़ों के लिए सब कुछ होती तो मेरे पास ही रहती भी मेरे पास, क्योंकि माँ का ही काम है बच्चों को संभालना।
जो डिवोर्स सेशन वाले लोग होते हैं ना, उसमें माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तरबियत देना, टाइम देना, खिलाना पिलाना, देखभाल सब माँ का काम होता है। कुछ लोग मियाँ बीवी लड़ते हैं ना कि नहीं हमारा काम, बीवी का काम नहीं है, सिर्फ तुम भी पालो, नहीं, माँ का ही काम होता है। डिवोर्स के बाद भी ये दिमाग में रखिए, क्योंकि तरबियत जो है, जो घर की सही तरबियत है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, देनी उसको माँ ने। बाप जो है वो बाहर से कमा के ब्रेड एंड बटर कमाने वाला होता है, तो उसकी जो वो क्लोजनेस, वो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, सुबह शाम का खिलाना पिलाना, नहलाना धुलाना, वो बाप के साथ नहीं होती है, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। तो फिर बाप ने जब टाइम देना, जब फराल को टाइम मिलता है बाप की तरफ से, तो वो उसके लिए एक ऐसी पार्टी होती है, भले वो रोज़ मिले मगर एक सेलिब्रेशन होती है, एक पार्टी होती है। जैसे मैं अभी भी काम पे आई हूँ तो मैं उसको उसके बाबा की तरफ ड्रॉप करके आई हूँ, क्योंकि मैं घर में अकेला नहीं छोड़ती। अब वो उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेगी, फिर मैं वापसी में पिक करूँगी, मैं लेके जाऊँगी, मेरे साथ अच्छा। तो उसके अंदर ना बाप, हम अलग होने के बावजूद भी अच्छी क्वालिटी टाइम दे रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि एक अच्छा बच्चा परवान चढ़ा सकें और आगे उसको बड़े फैसले करने में ज़िंदगी में आसानी हो। तो अगर माशरे में भी अगर ऐसी चीज़ें हो जाएं कि अगर कोई, मैं कहती हूँ घर टूट भी गया, ख़राब भी हो गया, उसमें बच्चों के सामने चिक चिक गाली गलौज बदतमीज़ी करने से बेहतर है कि अगर दो लोग अलग भी रह रहे हैं तो बच्चे की अच्छी परवरिश के लिए बच्चे को टाइम दें, बस अपनी अपनी तरफ से, अपने अपने स्पेस में। तो बच्चे के अंदर डिसीजन पावर भी होगा, चीज़ें भी होगा। एंड में आप क्या कहेंगे, आप भी कुछ अगर? हाँ जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा अपनी प्रैक्टिस बताई, सबको ऐसा ही करना चाहिए। इसमें देखिए एक चीज़ जो अभी इन्होंने कॉलर ने भी क्वेश्चन किया था, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि घर का माहौल बच्चों की ग्रूमिंग पे बहुत इम्पैक्ट करता है। अगर हम कहें कि हम घर में शायद दूसरे कमरे में भी जाके लड़ झगड़ लें हस्बैंड वाइफ और बच्चों को ना पता चले, तो ऐसी बात नहीं होती। वो शायद शोर ना सुने, लेकिन आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी जो इवन के लाइफ की एटीट्यूड और जो आपकी स्ट्रेसेस होती हैं, बच्चे ऑब्जर्व करते हैं। बच्चों की ऑब्जर्वेशन पावर जो है वो बड़ों से ज्यादा होती है, क्योंकि बच्चे बड़ों के तो माइंड में 100 चीजें चल रही होती है ना, बच्चे का माइंड जो है फ्रेश होता है, वो बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज देखें, जब भी आमतौर पे कोई बच्चा किसी भी डिस्टर्बेंस के साथ या मसले के साथ मेरे क्लिनिक में आता है, सबसे पहले मैं यही पूछता हूं कि आपके घर का एनवायरनमेंट कैसा है। अच्छा, घर से मुराद जो इंपॉर्टेंट है वो है हस्बैंड और वाइफ। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो आपकी फैमिली है वो हस्बैंड वाइफ और बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे बाकियों की नहीं सुनते, माँ बाप की ही सुनते। एग्जैक्टली। तो अब उसमें करना यह है कि अगर आपने अपने बच्चों को इमोशनली स्ट्रांग करना है और आप एक ही घर में अगर रह रहे हैं, तो फिर आपको अपने ताल्लुकात बेहतर करने हैं। ये चीज मैं बताना चाहता हूं कि आमतौर पे ये बड़े मसले हो रहे हैं। वाइफ और हस्बैंड को एक दूसरे को टेक फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। वाइफ के लिए हस्बैंड इस दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होना चाहिए और हस्बैंड के लिए वाइफ इस दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होनी चाहिए। यही एक तरीका है। अगर आप इस तरह से लेके चलेंगे, एक दूसरे को टेक फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे, अपने पार्टनर की इज्जत करेंगे, आप देखें आपके घर का माहौल बेहतर होगा और उस माहौल में बच्चे बेहतर परवान चढ़ेंगे, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगी। मियां जो है बच्चों के सामने बीवी को बुरा भला ना कहे कि बच्चे घबरा जाएं, उनका दिमागी मेंटल सिचुएशन खराब हो, और बीवी जो है वो मियां को बच्चों के सामने जलील ना करे कि तुम ऐसे, तुम्हारा बाप ऐसा, तुम्हारी माँ ऐसी, यू नो ऑल दैट स्टफ, क्योंकि औरतों को ज्यादा इश्यूज फैमिली से ही होते हैं। सबसे बढ़ के अब वो बच्चे इज्जत, अब वो बच्चे जो सुनते हैं ना, वो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। जहाँ पर एहसास कमतरी बच्चों के अंदर पैदा हो जाए, उनके अंदर डिसीजन पावर पैदा ही नहीं हो सकता। ऐसे ही इमोशनल ट्रॉमास वगैरह होते हैं ना। देखिए ना, अगर एक घर का माहौल ही टॉक्सिक है तो उस टॉक्सिक माहौल में ऑब्वियसली बच्चे के चाहे सामने आप टॉक्सिटी इंड्यूस करें या ना करें, लेकिन बहरहाल वो उस पर इंपैक्ट जरूर होगा। खुश घर के जो बच्चे होते हैं वो खुश भी होते हैं, परवान भी अच्छे चढ़ते हैं। और इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट फिर वही बात है कि अगर आप अच्छे पेरेंट्स बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अच्छे पार्टनर बने, अच्छे हस्बैंड वाइफ बने, एक दूसरे को टेक फॉर ग्रांटेड ना लें, सबसे बढ़ के प्रोवाइड करने से भी बढ़ के एक दूसरे की रिस्पेक्ट किया। वाह जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर अली, बहुत अच्छा गाइड किया, बड़ी अच्छी बातें एलैबोरेट की है। एंड आई होप कि आपको थोड़ा बहुत हमारी इस बातों से कोई ना कोई, मैं कहती हूँ किसी के घर की सिचुएशन ठीक हो जाए, किसी के बच्चों की मेंटल हेल्थ ठीक हो जाए, और बच्चों के अंदर जो ये डिसीजन पावर है, अगर इस तरीके से हम अपने बच्चों को परवान चढ़ाएं अच्छे माहौल के साथ, खुशहाल माहौल के साथ, नेगेटिविटी से हटके से पॉजिटिविटी माहौल में, तो बच्चे तालीम में भी आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, कोई ज़िंदगी में भी एक स्टेज पर जाके अच्छा मुकाम हासिल करेंगे, हम उसको एक अच्छा शहरी बना सकेंगे। और रिस्पेक्ट वगैरह जो ये बात अभी डॉक्टर अली कह रहे थे ना, बचपन से जब बच्चों को रिस्पेक्ट की तरबियत दी जाएगी ना, तो वो पूरे माशरे में अपनी रिस्पेक्ट करवाएंगे और अपने मुल्क की भी रिस्पेक्ट करवाएंगे। आपको मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, मौसम तो इतना खूबसूरत, इतना अच्छा है, यकीन कीजिए किसी का भी दिल नहीं कर रहा कि घर के अंदर बैठे या ऑफिस में ऐसे, मगर मेरा भी शो ख़त्म होगा तो मैं ताज़ी हवा खाने के लिए चली जाऊंगी। स्कूल्स भी ख़त्म हो गए, फ़राल को पकड़ूंगी और बाहर चली जाऊंगी, क्योंकि स्मोक भी कम हो गई है
आज से तो वैसी नॉर्मल सिचुएशन होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि बारिश हो जाएगी तो अब लोग जो है ना सही से खुल के सर्दी इंजॉय करेंगे, सर्दी भी खुल के आएगी। और मौसम जो मौसमियाँ, कीनू, ये सब जो अभी आ रहे मार्केट में, ये सारे मीठे हो जाएंगे। चले बात करते हैं, कोमल है हमारे पास, वो भी बाहर गई हुई है और मौसम इंजॉय कर रही है, तो हमने कहा कि उनसे पूछते हैं किस तरीके की सिचुएशन है लाहौर में। अस्सलाम वालेकुम कोमल। वालेकुम अस्सलाम। फिजा कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम मुझे बताओ इधर राइट लेफ्ट कहीं तार है, तार लगा हुआ है कोई? तुम देखो उल्टे हाथ पे देखो, तार लगा है तुम्हारे? नहीं। अगर लगा होता तो मैंने कहना था बैठ जाओ चिड़िया। नाजुक सी छोटी सी चिड़िया, एंजॉय करना है वो किसी तरीके से भी कर लेंगे, किसी भी तरीके से कर लेंगे। अच्छा बताओ कहाँ पे निकली हुई, किधर हो, किधर है पीछे इतनी फूल, खूबसूरत हरियाली? तुम भी एक फूल ही लग रही हो, है खूबसूरत सा। फिजा इस वक्त जो है वो मैं जिलानी पार्क में मौजूद हूँ और मेरे अकब में आपको बहुत ही खूबसूरत सी ग्रीनरी और रंग बिरंगे फूल भी नज़र आ रहे होंगे। और आज तो बाकायदा तौर पर मौसम सरमा की पहली बूंदें भी बरस पड़ी हैं, तो यानी कि आज लाहौर शहर में सर्दी की लहर ने भी काफ़ी ज़्यादा शिद्दत पकड़ ली है और लाहौर शहर की फ़िज़ाएँ बहुत ही खूबसूरत अंदाज में लाहौर शहर के वासियों के दिल लुभा रही है। ठंडी ठंडी हवाएं हैं, बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है और खूबसूरत समा जो है वह लाहौर शहर के वासियों के चेहरों पर खिलखिलाहट का सबब बन रही है। इसी के साथ साथ जो है वो माहिरीन मौसमियात की जानिब से भी बताया गया है कि आज दिन भर वक्फे से लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी रिकॉर्ड की जाएगी और आज बाकायदा तौर पर दिन के आगाज़ में ही बतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद देखा गया और इसके साथ साथ लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर हमने बूंदाबांदी बरसने का सिलसिला भी काफ़ी अरूज पर देखा। अगर हम मुख्तलिफ इलाकों की बात करते हैं तो फिजा आज जो है वो सुबह के औकात में चुबुर्जी, शिमला पहाड़ी और इसी तरीके से डेविस रोड और साथ ही साथ जो है वो शादरा इतराफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बूंदाबांदी ने सबब बात दिया और देखने वालों को अपनी जानिब राग़िब किया। लाहौर वैसे भी बागात के नाम से जाना जाता है, रंग बिरंगे फूलों के नाम से जाना जाता है, तो फिजाई आलूदगी में भी कमी आई और बहुत ही खूबसूरत सा समा जो था वो भी देखा गया। ये बारिशें, ये हवाएं, ये हिज्र का आलम, गुमा होता है कि दिसंबर जाते जाते मार ही डालेगा। फिजा कहा जाता है कि दिसंबर का जो महीना है वो तन्हा होता है, बहुत सी पुरानी यादें लौट आती हैं। यादें जो है वो आशिक मशूक वाली नहीं, यादें जो है वो आपके अपने प्यारों की हो सकती है। किसी क्या बात है। अच्छा एक चीज मुझे बता दो, एक चीज मुझे बता दो, हवाएं तेज हैं, अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं? हवाएं चल रही है लेकिन उस शिद्दत से नहीं चल रही है, बहुत ज्यादा तेज। आई लव यू। मेरे कहने पे एक काम करो, इधर उधर कहीं अगर ईंटें पड़ी हैं, थोड़े पत्थर पड़े, उठा के जेब में रख लो, थोड़ी सी तेज हवा चली तो फिर मुझे मत बोलना। Enjoy the weather, love you। खुदा थैंक यू कोमल। अच्छा जी, तो मौसम का हाल बताया कोमल ने, थोड़ी बहुत मैंने प्यारी सी मासूम छोटी बच्ची है उसको झुकते मार दी। पकौड़े बना लीजिए आज शाम को, ज़बरदस्त किस्म की, एक घर में घर वालों की दावत कीजिए, अपने बच्चों की, फैमिली की, ज़रा आस पड़ोस में भी थोड़े से पकौड़े भेजिए। यार ये अच्छा मौसम है, अच्छे मौसम में किसी के घर से कोई बर्तन में प्लेट आए, कोई ट्रे आए, खोलें, आप नोश करें, गरम गरम पकौड़े खुद भी खाएं, नेबर्स को भी खिलाएं, दावत पे दोस्तों को बुलाएं, चाय पार्टी करें, पिंक टी बनाएं। पिंक टी का क्या मज़ा आएगा, मैंने कल अपनी फातिमा दोस्त के घर पी थी। ये मौसम है पिंक टी पीने का। चले जी एक ब्रेक के बाद मिलते हैं, इंजॉय करें वेदर। पेन्स के लिए जो है ना एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल किया जाता है, इसका इलाज किया जाता है, इसके लिए प्रॉपर डॉक्टर होते हैं जिनसे जाके इसकी पूरी एक ट्रीटमेंट जो है एक्यूपंक्चर की करवाई जाती है। वो किस तरह से होती है, क्या होती है, क्योंकि कुछ लोग डरते हैं, ये सुइयाँ होती हैं, सुइयाँ भोग देते हैं, इंजेक्शनों वाली सुइयाँ होती हैं, क्या होती हैं, इस सब का डर खौफ चीज़ें आज आपके दिमाग से निकाल के मैं खुद भी आपके सामने यहाँ पर लाइव एक्यूपंक्चर करवाऊँगी ताकि आपको पता चल सके कि किस तरीके से हो सकती है। अगर मैं करा सकती हूँ आपके सामने तो फिर आप भी अगर करवाना चाहेंगे तो ईजीली करा सकते हैं। मेरे पास डॉक्टर निगत है, मैं उनसे बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तो व्हाट इज एक्यूपंक्चर, पहले तो ये देखने वालों को बता दीजिएगा जी। एक्यूपंक्चर इनफैक्ट लैटिन वर्ड है, एक्यू में निडल और पंचर में इंसर्शन, निडल लगाना। बेसिकली जब भी आप एक्यूपंक्चर का नाम लेंगे तो आपके जहन में यही आना चाहिए कि ये निडल ट्रीटमेंट है। इट्स चाइनीज़ ट्रीटमेंट, स्पेसिफिक पॉइंट्स है जिसम पे, उन पे निडल लगती है और जैसे ही निडल लगेगी तो वो अपना प्रोसेस स्टार्ट करती है। जी तो ये पेन को रिलीफ देती है? जी बिल्कुल, पेन को रिलीफ देती है। पेन के साथ साथ और भी बेशुमार प्रॉब्लम्स है जिसमें एक्यूपंक्चर एड्रेस करता है। किन किन बीमारियों का इलाज कराया जाता है? साइकोलॉजिकल जितने भी हैं उसमें आपकी स्ट्रेस, एंजाइटी, इंसोम्निया बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले करता है।
इसके अलावा आपके डाइजेस्टिव इश्यूज़ जो हैं IBS में बड़ा ज़बरदस्त है, और इसी तरह और जैसे कॉन्स्टिपेशन है उसमें बेहतरीन रोल है इसका। और अगर आप देखें कुछ फ्रोज़न शोल्डर, शाटिका, मिग्रेन और बैक एक, आर्थराइटिस, प्लांटर फिसाइटिस, बेशुमार चीज़ें हैं जिसमें एक्यूपंक्चर, नॉर्मली लोग इसको पेन के हवाले से जानते हैं कि एक्यूपंक्चर तभी करवाना है जब आपको कहीं पेन है, लेकिन पेन के अलावा और बेशुमार बीमारियां जिसमें एक्यूपंक्चर काम करता है। अच्छा, एक्यूपंक्चर इलाज में कौन से तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं? हाँ, उसमें बहुत सारे तरीके हैं। एक तो सिंपली ड्राई नीडलिंग होती है जिसमें हम सिंपल नीडल्स लेते हैं और वो इंसर्ट कर दी स्किन में। इसके अलावा इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर में यूँ होता है कि हम नीडल्स तो ड्राई नीडलिंग के साथ साथ हमने इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन देनी होती है, तो लीड्स लगाते हैं इलेक्ट्रिक, उसको इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर बोलते हैं। इसके अलावा एक और थेरेपी है जिसको बोलते हैं ड्राई नीडलिंग, इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर, और थर्ड वन है हॉट नीडलिंग। हॉट नीडलिंग में अब 2 प्रोसीजर है, एक तो इंफ्रारेड लाइट यूज़ करते हैं और दूसरी एक चीज़ होती है मोक्सा, एक ये चाइनीज़ हब है, वो बंद करके उससे डायरेक्ट हीट दी जाती है उन निडल्स को। वो एक्यूपंक्चर से बिल्कुल डिफरेंट है। एक्यूपंक्चर ही है, इनफैक्ट निडल तो होगी बेसिक चीज़, तो बट बर्न किस तरह कर रहे हैं? निडल तो है ही, निडल के साथ एक आप समझ लें एक जैसे माचिस टाइप की कोई चीज़, नहीं सिगार की तरह देखने में लगेगी, उसको बंद करते हैं, उसके साथ हमने डायरेक्टली यहाँ तो सिगार को यूज़ करना है तो निडल के ऊपर उसे हीट दे दी जाती है। वो लाई आप वो भी? नहीं सॉरी, वो नहीं अभी मेरे पास। अच्छा, चलिए वो आपने बता दिया, नेक्स्ट उसको भी हम। अच्छा, दूसरे एक होते हैं छोटे छोटे क्यूब्स, उनको बंद करके निडल के साथ अटैच किया जाता है और उससे हीट दी जाती है। थर्ड प्रोसीजर होता है, एक बॉक्स होता है, उसके अंदर हम क्यूब्स रख देते हैं, जैसे बैकएक है तो बैकएक के लिए उस क्यूब्स वाला जो बॉक्स है वो उसके ऊपर पेशेंट पे रख दिया जाता है निडल्स के साथ। नीचे नेट होती है, नेट के ऊपर वो निडल्स रखी जाती है, उससे सारी हीट पेनिट्रेट होती है। उस हब में मोक्सा में हीलिंग एबिलिटी है, इस वजह से वो ख़ास तौर पे अप्लाई किया जाता है। तो निखा जी, ये टेक्निक निकली कहाँ से? चाइनीज़ ट्रीटमेंट है? चाइनीज़ ट्रीटमेंट है बेशक। अच्छा। और बहुत 500 साल पुरानी ट्रीटमेंट है, और 70s में इनफैक्ट चाइना से बाहर आई, जब अमेरिकन प्रेसिडेंट जब गए हैं वहाँ पे विजिट किया था उन्होंने, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था एक्यूपंक्चर को। उसके बाद फिर अभी भी एक्यूपंक्चर चाइना में बहुत इस्तेमाल किया जाता है? बहुत इस्तेमाल किया जाता है, अब तो ओवरऑल पूरी दुनिया में होता है, पाकिस्तान में भी हो रहा है, और बस गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए। वाह। तो मुझे बताएं, किस एज से जो बच्चे हैं वो एक्यूपंक्चर की ट्रीटमेंट ले सकते हैं? जी बिल्कुल। या फिर बच्चों को अलाउ नहीं है? नहीं, 1 साल के बच्चे को भी ट्रीटमेंट मैंने दी हुई है, और मैक्सिमम 80 तक भी दी हुई है। 1 साल के बच्चे को किस चीज़ की? जैसे वो कुछ डिसेबिलिटीज़ होती हैं बेबीज़ के साथ, स्पेशल चिल्ड्रन जो होते हैं उनके लिए। अच्छा, तो उनको दे सकते हैं? जी बिल्कुल। इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं? नहीं, एक्यूपंक्चर का साइड इफ़ेक्ट इस वजह से कोई नहीं है क्योंकि इसमें किसी भी तरह की केमिकल नहीं है, ना ही निडल के साथ कुछ केमिकल लगा हुआ है, और ना ही हमने कुछ ऑरली पेशेंट को देना है। ऑलरेडी जब लोग हमारे पास आते हैं पेन किलर्स और इतनी मेडिसिन खा खा के थके हुए होते हैं, हमारे पास फिर आके इतनी निडल्स भी लगवाएं और फिर हम उनको मेडिसिन भी दें, तो वो तो बिल्कुल ही गैर मुनासिब बात है। सिंपली निडलिंग है और उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एक तो डिस्पोजेबल निडल्स यूज़ होती हैं, सिंगल इंसर्शन है उसमें, और इन्फेक्शन के चांसेस कोई नहीं है, और ना ही कोई साइड इफ़ेक्ट है उसके। इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? फ़ायदे बेशुमार हैं। वो इनफैक्ट कहते हैं ना, जैसे आप किसी भी ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट को, दूसरी थेरेपीज़ में अगर जाएं तो वो डिजीज़ को ट्रीट करता है, एक्यूपंक्चर इनफैक्ट पर्सन को ट्रीट करता है। आप किसी भी बीमारी के साथ आए हैं, आपको मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से फिट करता है। आई गॉट इट। चले स्टार्ट करते हैं इसकी ट्रीटमेंट, आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इससे जो है इफ़ादा हासिल किया जा सकता है। मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस का आजकल मसला चल रहा है, थोड़ा सा सर में दर्द भी हो रही, क्योंकि मैं तेल वेल लगा लेती हूँ ना सर्दी में, और मैं 2 घंटे से ज़्यादा ऊपर तेल सर पे रखती नहीं हूँ, मगर ठंड में क्योंकि मुझे काम करना होता है, बर्तन वर्तन धो रही हूँ किचन में, बाहर आना जाना तो मुझे लग जाती है हवा, तो इधर मुझे ना सर थोड़ा सा मुझे लगी हुई हवा, मेरी आंखें भी हिल रही हैं दर्द की वजह से। बिल्कुल, हमारे पास पॉइंट्स और उसी का स्ट्रेस मैं ले रही हूँ, और मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है। तो मुझे ज़रा अब पॉइंट आपको समझ आ गया? जी बिल्कुल। कैसे आप ट्रीट करेंगे, ज़रा लोगों को भी दिखा दें। स्टार्ट। ओके, मैं इधर ही बैठती हूँ ताकि मेरी फ्रेम हो जाए। ओके, ठीक है। आप मुझे यहाँ पे लगाएंगे तो सामने फ्रेम से लोगों को पता चल जाएगा। हूँ। तो नाज़रीन, ये इट्स सेफ ट्रीटमेंट आप करवा सकते हैं एक्यूपंक्चर की, और ये किस तरह से होती है, ये पहले भी मैंने लगवाई थी इसी मेरे मॉर्निंग शो पे, बट मैं आज दोबारा आपको लगवा के दिखा रही हूँ, सो दैट आपको अच्छी गाइडेंस मिल जाए। अगर कोई एक्यूपंक्चर करवाना चाहता है किसी भी सिचुएशन में, कोई पेन रिलीफ के लिए, अपने घुटनों में, जोड़ों के दर्द के लिए, जिस्म में कमर की दर्द के लिए, गर्दन के पट्टों के लिए दर्द के लिए, तो कहीं पर भी आपको ऐसा स्ट्रेस या पेन है या सर दर्द है, तो आप आराम से एक्यूपंक्चर करवा सकते हैं, विच इज़ वेरी सेफ़। और ये चाइनीज़ टेक्निक है, पीपल आर यूजिंग, नॉट इवन चाइना, नॉट इवन पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर यूजिंग इट।
एंड इट्स अ सेफ ट्रीटमेंट। यू कैन सी कि किस तरीके से मेरे सर के दर्द और मेरे स्ट्रेस के लिए एक्यूपेंचर काम करता है। ओके जी, अच्छा, सबसे पहले तो हाइजीन का बहुत हम ख्याल रखते हैं। ग्लव्स यूज़ होते हैं, डिसइंफेक्टेंट यूज़ होता है, और ताकि किसी भी तरह के किसी इन्फेक्शन की बात ना रह जाए वापस। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने आपको ये फ्रंटल हेडेक में इस्तेमाल होता है। okay. ये हेडेक भी कंट्रोल करेगा, इसके साथ साथ आपके स्ट्रेस को भी रिलीज़ करेगा। ठीक है, ठीक है। अब मैं एक उधर दे रही हूँ आपको, ये मेंटल स्ट्रेस के लिए जो कि आपके एक्सर्शन की वजह से है। ठीक है जी, अब बताइए, आपने पेन फील की? नहीं, कंफर्टेबल फील कर रही है? इधर हुई है। अच्छा, अभी भी हो रही है? नहीं, अब नहीं हो रही। अच्छा। मगर उस वक्त हुई थी। ओके, ठीक है। कई दफ़ा निडल्स हम लगाते हैं तो वो मामूली सी उसकी इंसर्शन होती है, अच्छा। वो स्किन पे भी डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है। और कुछ सेंसिटिव एरियाज होते हैं जहाँ माइल्ड सा होता है। अच्छा। जैसे निडल स्किन क्रॉस कर जाती है उसके बाद कोई पेन नहीं होती। ओके ठीक है। अब मैं आपके एक हाथ पे लगाती हूँ। ये आपके फ्रंटल हेडेक में बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले करता है। जी, ठीक है। अब अपने हाथ को मूव करें, कोई पेन फिंगर्स खोलें, देखें कोई पेन है हाथ नहीं। में? निडल लग जाने के बाद पेन नहीं करती। अच्छा। जब हम ये सेशन देते हैं, प्रॉपर निडल्स लगाते हैं, तो ये 20 to 30 मिनट्स निडल्स लगी रहती हैं। अच्छा, ठीक है। अगर आप इसको कंटिन्यू ऐसे ही करना चाह रही हैं, कैरी करना चाह रही हैं तो आई कैन चलें, टॉक, ठीक इट्स है। ओके। काफ़ी- अच्छा, जी। तो ये कितनी देर के लिए? 20 मिनट्स? 20 to 40 मिनट्स हम देते हैं, आपको हम 20 मिनट्स रखेंगे। ओके, ठीक है। आपका पेन चला जाएगा जब तक इंशाल्लाह। मैं ये सेगमेंट कर रही हूँ, जी, इजीली बिल्कुल। पता चल जाएगा। ठीक है। पाँव के दर्द के लिए भी आप बता सकती हैं मुझे, है ना? जी, बिल्कुल नहीं, बता मोजे जूते ही उतारने हैं तुम्हें, हैं? आ जाओ, उतारो वो जूते। सुई देख कर डर गए, क्यों हो गया? हाँ, नहीं, पेनफुल नहीं है बिल्कुल भी। मर्दों के लिए एक ही डायलॉग अच्छा है, ये बोला करो, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, आपको पंचर से लगता है। क्या हो गया? कुछ नहीं, मैंने करवाया। आओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये हमारे पास ही होते हैं भाई, ज़बरदस्त भाई है, टैलेंटेड। यहाँ पर हमारा एडिट वगैरह देखते हैं तो भाई के जो है ना पैरों में बड़ा दर्द है। अच्छा, पाँव फिर? और आज वैसे भी बारिश हो रही थी, पाँव पर रखना बेटा। आज वैसी बारिश हो रही थी बुरी तरीके से, तो गीले जूते, गीले पैंट समेत आए थे। हेयर ड्रायर से इनको सुखाया गया है। ओहो। हाँ, तो आपको पाँव में दर्द है कहीं? इनको पाँव में दर्द किस जगह है। पेन है आपको? मैं इधर बैठ जाती हूँ। हाँ, अच्छा, एंकल में पेन है क्या? जी। ओके। अच्छा जी, मेरे पास पॉइंट्स हैं। एक एंकल पे लोकली लगाएंगे, ये एक पेन किलर है, और ये ब्लड सर्कुलेशन के लिए थर्ड वन दूंगी, जो कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी तो उससे पेन कंट्रोल हो जाएगी। अच्छा, निडल जब लगती है तो उसका सबसे पहला काम होता है पेन को ब्लॉक करना, लोकली। अच्छा, पहले वो लोकली पेन को ब्लॉक करती है, और उसके बाद एक और जो दूसरे पॉइंट्स उसके लगाते हैं ना, लोकल पॉइंट तो है पेन ब्लॉक करेगा। हाँ। उसके जो डिस्टल पॉइंट्स हैं उनका काम ये है कि रेगुलेशन करना, हाँ। ताकि ये बाद में भी आपकी पेन जो है वो सेटल रहे। अच्छा। ये नहीं कि जब तक आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तब तक आप ठीक हैं, जैसे ही आप ट्रीटमेंट छोड़ेंगे तो आपको दर्द वापस आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। अच्छा, जैसे आप पेन किलर खाएंगे, जब तक खाते रहें ठीक है, वो आपके किडनीज, आपका स्टमक डिस्ट्रॉय कर रही होती हैं। तो अच्छा। इसमें इस तरह से जब आप कंप्लीट अपनी सेशंस ले लेते हैं तो रिवर्स नहीं होती डिजीज। ओके, आई गॉट इट। तो पाँव के दर्द के लिए ये आपने कितने लगाने पॉइंट्स? ये मैं 3 पॉइंट्स इनको दे रही हूँ अभी। अच्छा, पहला वाला किस चीज़ के लिए था? पहला वाला जो मैंने लगाया सर्कुलेशन का, दिस वन पेन किलर, और ये भी पेन किलर है। अच्छा, ये दोनों इनके इवन के सिर्फ पाँव की नहीं, इनकी लेग पेन को भी कंट्रोल ये करेगा। सर्कुलेशन से भी फिर अच्छा। ब्लड सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बेसिकली जो पेन है वो एक्सेस ऑफ एनर्जी है, तो उसको सेटल करना है, तो उसके लिए सर्कुलेशन के लिए पॉइंट देना ज़रूरी है, ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाए। कि ब्लॉक है यहाँ पे कोई एनर्जी। इनफैक्ट चाइनीज़ जो थेरी है उनके अकॉर्डिंगली एक्सेस और डेफिशिएंट एनर्जी जो है वो डिजीज़ कहलाती है। ठीक है। तो उनकी थेरी के अकॉर्डिंगली पेन जो है वो एक्सेस ऑफ एनर्जी है, कि यहाँ के उसको हमने सेटल करना है। कहीं ज़्यादा है तो दूसरी जगह यकीनन कम होगी। अच्छा, तो उनको बैलेंस करना है। अच्छा, इसके साथ कोई थेरेपी भी है जब ये आप लगाती हैं? तो क्या इसके साथ हमने कोई ऐसी सोच भी लेकर आनी है कि माई पेन इज़ गोइंग, माई पेन इज़ गोइंग, वो अब डार्क में जा रहा है, वो जा रहा है, वो जा रहा है, ये दर्द फील करना है इसको, कोई इस तरह का कुछ है या नहीं? जी बिल्कुल। जब भी कोई पेशेंट आपके पास आता है, कहीं भी ट्रीटमेंट के लिए जाएगा, उसकी पॉजिटिविटी मैटर करती है, कि वो जो ट्रीटमेंट ले रहा है पहले उसका उस पर ट्रस्ट है कि नहीं। उसका ट्रस्ट तो करना ज़रूरी है। ऑब्वियसली जब आप किसी डॉक्टर पे जाते हैं तो आप उस पर ट्रस्ट करके ही जाते हैं। और जब आप ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं तो हम पेशेंट को डीप ब्रीदिंग कहते हैं। एक तो उनको ट्रीटमेंट से पहले उनको कहते हैं कैवा, ग्रीन टी, कैवा पी के आएँ।
क्यों? ब्लड सर्कुलेशन करता है अच्छा। ताकि उनको थोड़ा कॉफी, सा फिजिकली कुछ तैयार भी कर पी दें। लें। अच्छा। कहवा या नीम गर्म पानी, अच्छा। ये दोनों चीज़ें हम प्रेफर करते हैं। उसके बाद जब पेशेंट आएगा उससे बातचीत होती है, फिर जब उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो उनको कहते हैं, जब ऑब्वियसली नॉर्मली हम लिटा के पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते हैं, उसके बाद उनको डीप ब्रीदिंग करते हैं। कम से कम 10 टाइम आपको डीप ब्रीथ कर लेते हैं। डीप ब्रीदिंग से ये होता है कि पेशेंट काम हो जाता है। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनको डिफरेंट एरियाज जो भी उनके अकॉर्डिंग टू डिजीज़ हम पॉइंट्स देते हैं और मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस दोनों रिलीज़ करते हैं, चाहे किसी भी डिजीज़ के लिए पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए आया हो। अच्छा, दोनों चीज़ों को ट्रीट किया जाता है। अच्छा, तो वो काम तो होगा ऑब्वियसली। जब हम एक ये पॉइंट है यहाँ पे सर पे, जैसे मैंने अभी आपको लगाया, ये गवर्नर साहब है, इस पॉइंट का नाम है गवर्नर पॉइंट। अच्छा, ये गवर्नर साहब हैं। तो लिसन एवरीबॉडी, अभी मैं एक ब्रेक पे जा रही हूँ क्योंकि मेरी पोस्ट बदल गई। मुझे यहाँ पे जो एक्यूपेंचर लगाया उन्होंने कहा दिस इज़ द गवर्नर एक्यूपेंचर पॉइंट, सो मैं अभी गवर्नर बन गई हूँ। प्लीज़ टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। देखें मैंने आपके सामने यहाँ पर सर दर्द के लिए और अपने स्ट्रेस के लिए ये एक्यूपेंचर की ट्रीटमेंट ली। निगहत ने अभी आपके सामने लाइव करके दिखाई। तो ये जो पेन है ये रिलीफ करता है, ये दर्द रिलीफ करता है। ब्लड सर्कुलेशन जो है आपकी, उसकी ब्लड सर्कुलेशन को थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव कर देता है। और साथ साथ मेरे भाई ने भी यहाँ पे पाँव के दर्द के लिए करवाई है ना? कैसा फील कर रहे हैं? ऊँचा बोलेगा जी। नॉर्मल है। अच्छा, घर में सब ठीक है? पाँव में सब ठीक है? ठीक है। असल में आपको माइक नहीं लगा हुआ इसलिए मैंने, आप ऐसे भी कह सकते हैं। वाह, ओके। वो ये कह रहे हैं मैं अंगूठा छापूं, क्या कह रहे हैं? नॉर्मल है, सब ठीक है। ओके, वाओ, यस, जबरदस्त। ये वाला होता है ये, और ये होता है मैं अंगूठा छापूं। नहीं, मेरे भाई को मैं जुगत लगा रही, तंग कर रही हूँ। अच्छा जी, निगहत जी मुझे बताइए कि किस तरीके से ये निकले कि 20 मिनट्स तो मैं हो गए। जी बिल्कुल, अभी मैं आपकी तो मैंने कहा लाइव ही निकाल के भी दिखाते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है, अभी निकालते हैं। एक हल्की सी पिंक सी होती है और कुछ भी नहीं है इसमें, कोई ऐसा पेन नहीं है। वो थोड़ी सी सेंसेशन इस वजह से भी होती है ना कि निडल अपना परफॉर्म भी तो कर रही है ना, कुछ एक्टिविटी, थोड़ी माइल्ड सी हैवीनेस, सोरनेस, और वो बाद में चली जाती है विद सेंसेशन। और वो वही लोग फील करते हैं जो सेंसिटिव है। सेंसिटिव जो फील करेंगे अपने ट्रीटमेंट को, तो उनको ही पता चलेगा कि हाँ निडल कुछ परफॉर्म कर रही है। अच्छा, सेंसेशन से आती हैं। अच्छा जी, मुझे ये रुई से ना साफ कीजिएगा, मुझे स्किन एलर्जी है। हाँ, ड्राई कॉटन से, किसी भी चीज़ से, डिस्पोजेबल बस नहीं, सिर्फ निकाल दीजिएगा। अच्छा, मुझे हाँ स्किन एलर्जी है, वो पहले भी वो जो इसमें वो होता है ना ज़रा, अच्छा, वो मुझे स्किन को लगता है दान। अच्छा ठीक है, दान। बस अगर मैं डिस्पोजेबल भी है मेरे पास। नहीं, मुझे हाँ दर्द होती है, मुझे स्किन एलर्जी है, मुझे कोई भी चीज़। ओके, तो आप मुझे पहले बताती, मैं आपको एंटी एलर्जी देती। नहीं, वो उसकी मुझे ज़रूरत नहीं, बस हल्का सा एहतियात रखती हूँ। कोई भी चीज़ स्किन पे लगाने से मुझे होता है मसला। ओके जी, मुझे कोई मसला नहीं हुआ। यू कैन सी आई एम फाइन, आई एम टोटली फाइन। हाँ, हल्की फुल्की सी एक वो जो होती है लगाने के बाद, क्योंकि वो कह रही है कि होना है, पेन रिलीफ होती है, तो एक जगह आप फील कर रहे होते हैं, जो पिन होती है उस जगह पे थोड़ा सा दर्द सा फील कर रहे होते हैं। अभी निकल गई है, अभी भी हल्की हल्की सी मुझे एक है महसूस कि जैसे यहाँ पे हल्का सा कोई मुझे पेन है। हाँ, मगर उसके अलावा ऐसे यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं, बस यहाँ हल्की सी, और यहाँ ठीक है, यहाँ पे भी हल्की सी मुझे रही है, मगर अब यहाँ से चली गई है। दिस मच, ये है एक्यूपेंचर। तो इससे ये है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन और आपका पेन रिलीफ जो है उसके लिए कारआमद है, और ये ट्रीटमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड इस्तेमाल की जा रही है। इफ़ यू वांट टू ट्राई दिस, यू कैन ट्राई दिस टू। अब आपका भी टाइम हो गया, निकलवाते हैं, है ना जी? निकलवा दे भैया, चले जी। निगहत जी, जी आपको तो नहीं ना कोई इशू? नहीं, इनको तो लगा दें, इनके गट्टे गुड्डे भी साफ हो जाएंगे मेरे भैया के। समझे, उनका तो यहाँ पे साथ साथ मैनिक्योर पेडिक्योर भी हो गया। जी, जब ये 20 मिनट्स का हम सेशन देते हैं, इसमें 10-10 मिनट के वक्फे से निडल को रिस्टिमुलेट करते रहते हैं। उसमें लिफ्टिंग थ्रस्टिंग होती है, निडल थोड़ी अंदर बाहर करके, ताकि पॉइंट एक्टिव रहे और वो हीलिंग करता रहे। मेरा भाई जो है ना गीले मट्टी कीचड़ों में से आया था, है ना? अब है आपके पाँव में पेन? अभी भी वैसे हुए हैं और इतने शाये हो रहे थे, आ नहीं रहे थे, मगर चलो आपने लोगों को करवा के बताया कैसा फील हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है। हाँ जी, तो दर्द वर्द तो नहीं हुआ? ऊंचा बोलना, माइक नहीं लगा क्या? सही है, नॉर्मल है। चलें, ग्रेट। आई होप आपका पाँव का दर्द ठीक हो जाए। थैंक यू सो मच। ठीक है जी, तो नाज़रीन आप भी अगर एक्यूपेंचर करवाना चाहते हैं तो आज आपको हमने तरीकाकार बता दिया किस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है और क्या इसके लिए ट्रीटमेंट होती है, कैसे होती है और कौन कौन करवा सकता है, किस एज में करवा सकता है, एवरीथिंग यू नो अबाउट। आप एक कॉल भी है, उनको भी शामिल कर लेती हूँ ज़रा। वसीम है कराची से, आप जा सकते हैं। हाँ, मुझे पता है आपका एडिटिंग का टाइम है। थैंक यू ब्रदर।
हाँ जी वसीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं वसीम बात कर रहा हूँ कराची से। जी वसीम साहब, क्या कहेंगे? ये प्रोग्राम, जी अल्लाह का शुक्र है, प्रोग्राम जो है ना ये आपका देख रहा था मैं जी। तो यहाँ पे इन्हीं एक्यूपंक्चर से कुछ इलाज बता रहे थे। अब जिस तरह से मैं इसको मालूम करना चाहता हूँ, जैसे पैर मेरे सुन होते हैं, चलने में प्रॉब्लम नहीं होती लेकिन पैर महसूस होता है जैसे सुन है, और हाँ और थोड़ा सी टांग भी होती है, लेकिन ऐसे महसूस नहीं होता। चलने में लोगों को महसूस नहीं होता, लेकिन मुझे महसूस होता है कि मैं लेटा हुआ हूँ, चल रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा सुन है। तो इसका कोई एक्यूपंक्चर में भी इलाज है? बताइएगा, आप साथ बात कर लीजिए। निखिल जी, ओ जी बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वो कह रहे हैं कि मेरे पैर सुन रहते हैं जी जी, तो मैं जब चलता फिरता हूँ तो इसका कोई मुझे इजी फॉर्म हो जाए, मेरे पैर सुन जो हो जाते हैं, उसका भी एक्यूपंक्चर में इलाज है? जी बिल्कुल, एक्यूपंक्चर नमनेस को बहुत अच्छे से हैंडल करता है। दो तरह से है आपको नमनेस की रीज़न। या तो आपके कुछ वर्टिब्रल जो पीछे बैक है, लो बैक लंबर एरिया, या किसी भी स्पाइन एरिया में आपके कोई कंप्रेशन आया हुआ है जिसकी वजह से नमनेस पाँव में या टांगों में आती है, ये रीज़न हो सकते हैं। या जिन लोगों को जो डायबिटिक है, डायबिटिक ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होती है तो उसकी वजह से भी नमनेस आ सकती है। और दोनों डिजीज़ को हम ट्रीट कर सकते हैं और कम्प्लीटली नमनेस जो है वो ठीक हो जाएगी। दोनों जो इलाज हैं वो इसके ज़रिए हो सकते हैं, और पाँव के सुन के लिए तो बहुत ही अच्छी ये ट्रीटमेंट है। ओके, थैंक यू सो मच। इसका इलाज जो है वो मतलब कोई दवा है या ये कि क्या किसी फिजियोथेरेपिस्ट से कराया जाए? इसका इलाज कहाँ से करवाया जाए? एक्यूपंक्चर मुख्तलिफ जगहों पे एक्यूपंक्चरिस्ट बैठे हुए, एक्यूपंक्चर करवाएं एक्यूपंक्चरिस्ट से जो लाइसेंस एक्यूपंक्चरिस्ट है। अच्छा, कोई ऐसा बंदा जो लाइसेंस एक्यूपंक्चर बंदा हो उससे करवाइए इसके लिए, वरना वैसे तो हर कोई दुकान में बैठा होगा, बट आप मेक श्योर कर लीजिए। देखिए गूगल जी जो है आजकल हमारे अम्मी अब्बू हैं, उनसे भी पूछ लें। सेकंड अम्मी अब्बू हैं हमारे, उनसे भी पूछ लें। हर चीज़ गूगल में आपके करीबी इलाके में कोई बेस्ट आप उसमें लिखेंगे भी तो आ जाएगा। आपको पता है बहुत सी ऐसी ऐप्स भी आ गई जहाँ पर आप अगर कोई डॉक्टर्स के बारे में पूछते हैं, ओला डैक, पता नहीं कौन सा, ओला डॉक, ऐसी भी कोई है ना डॉक्टर्स के, ओला डॉक है क्या है वो, ऐसी कोई ऐप्स हैं, आप उधर से भी पता कर सकते हैं। तो मैंने कभी इस्तेमाल नहीं की, बट मेरे फैमिली वाले मुझे बताते रहते हैं कि ऐप्स चीज़ें जो है आपके पास होनी चाहिए, या पता नहीं कोई नंबर है कॉल का, आई डोंट नो, मैं इसकी श्योरिटी नहीं दे सकती हूँ, आप ट्राई कर लीजिएगा। डॉक्टर्स के नंबर भी गूगल करें तो मिल जाते हैं कुछ डॉक्टर्स के। अगर आप बाय नेम नहीं जानते तो आप अपनी डिजीज़ में सर्च कीजिए, डिजीज़ लिख के, तो आपको मिल जाएगा कि आप बेस्ट ट्रीटमेंट आपके लिए क्या है, तो गाइडलाइन मिल जाती है गूगल से। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया कि हाउ टू यू जस्ट टेक दिस ट्रीटमेंट और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। आपको हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, सर्दियों का मौसम है, लोगों को कफ़ हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसके लिए मेरे पास थोड़ी सी मैंने कहा बात कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ घर में समटाइम्स पता सबको होता है, सारी अम्मियों को जो है ना नुस्खे भी पता होते हैं, मगर कभी दिमाग नहीं काम करता। ख़ासतौर पे बच्चे जब छोटे होते हैं और खांसी एकदम से उनको अटैक करती है, कफ़ होता है और उनको कंजेशन हो जाती है, तो सबसे पहले पेरेंट्स जो है ना डिस्टर्ब हो जाते हैं। कुछ ऐसी टिप्स जो बता देती हूँ, कुछ ऐसी टिप्स जो नहीं करनी चाहिए जहाँ पर हम गलती कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। हम सर्दियों में जो ना पानी का इस्तेमाल नहीं करते, जब हमें कफ़ होती है, खांसी होती है, टेस्ट भी मुंह का थोड़ा सा टेस्ट बट ख़राब हो जाता है, हम पानी छोड़ देते हैं। सबसे ज़्यादा हमने इस्तेमाल करना है पानी का। पानी में अगर आप चाय इस्तेमाल करना चाहते हैं, ग्रीन टीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं, मगर उसके अंदर वो हर्ब्स डालने हैं जो आपको मज़ीद ड्राई ना करें। कुछ ऐसे भी आपको पता है किचन में पड़े हुए हर्ब्स होते हैं जो आपको ड्राई कर देते हैं, वो इतने उस तरीके के हर्ब्स ना इस्तेमाल कीजिएगा। वो हर्ब्स जो आपको हाइड्रेशन में एक वार्म सा स्मूथ एक टेक्सचर आपको आराम दे, टिकोर दे। उसके अलावा एप्पल जूस का हम इस्तेमाल छोड़ देते हैं। एप्पल जूस भी बड़ा अच्छा हमारे सूदिंग गले को रखता है, तो हम एप्पल जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना है, तो सिंपली हम अपने गले को भी हाइड्रेट कर सकेंगे। उससे भी कंजेशन जो है वो बड़े आराम में आ जाती है, वरना बड़ी इरिटेट करती है आपको। उसके अलावा हनी के बारे में सबने सुना है कि शहद जो है उसका इस्तेमाल किया जाए कंजेशन में, खांसी में, तो आराम होता है। रात को सोने से 30 मिनट पहले आप 1 या 2 चाय का चम्मच अगर शहद मुंह में खा के सो जाएंगे, आपको कंजेशन है या इरिटेशन है, गला ख़राब है, तो उसमें बहुत आराम आएगी। मगर
गलती कहाँ कर देते हैं हम कि जब बहुत छोटे बच्चे ना, जो 12 महीने के बच्चे होते हैं, दिमाग में रख लें 12 महीने तक के जो बच्चे हैं, उससे छोटी एज में 12 महीने से पहले तक आपने उसमें बच्चों को शहद नहीं खिलाना, बच्चों को शहद नहीं चटाना, इस तरह की चीज़ें अवॉइड करनी। हर एक्सपेरिमेंट छोटे बच्चों के लिए नहीं होता, तो 12 महीने तक के जो बच्चे हैं उनको शहद वाला एक्सपेरिमेंट ना कराइएगा। उसके बाद ये जितनी भी एज है उसमें आप 30 मिनट पहले सोने से आप बच्चों को जो है ना शहद का इस्तेमाल करवा सकते हैं। स्टीम बड़ी अच्छी चीज़ होती है। पहले तो ये तो ऑक्सीजन मास्क वाली स्टीम भी आ गई है जो लोग कर रहे होते हैं, मगर एक जो घरेलू स्टीम है जो हमारे घर वाले करते आ रहे हैं, हमारी अम्मियाँ हम लोगों को कराती थी, पतीला गर्म करके पानी उसमें डाल के थोड़ा सा विक्स भी डाल सकते हैं अगर आपको लगता है थोड़ी सूदिंग के लिए। उसके बाद आप उसमें कपड़ा या तौलिया हैवी या चादर रख के बच्चे के साथ बच्चे को बिठा के, या ख़ुद को अगर प्रॉब्लम है तो आप ख़ुद बैठ जाएं, थोड़ी देर की आप स्टीम लें। मुंह बिल्कुल उसके ऊपर ना रख दें कि आपकी स्किन के पोर्स खुल जाएं और आपकी स्किन अजीब सी ना बर्न हो जाए। आप थोड़ा सा दूर के डिस्टेंस के साथ आपने उसको सांस में लेना है, इनहेल करना है, और ऊंचा ऊंचा सांस आपके अंदर तक उसकी जो है ना वो धुआं जो स्टीम है वो आपके अंदर तक जाना चाहिए। उसको आप इस्तेमाल करें तो फिर ये बड़ी, उससे भी आपको सूदिंग होती है। पेपरमिंट जो है टी, इसकी बड़ी इफादियत है। पेपरमिंट टी ट्राई करके देखिएगा, उससे भी बड़ा अच्छा फ़र्क पड़ता है, गला जो है वो भी साफ़ हो जाता है। लौंग और काली मिर्चें भी मिक्स करके अगर आपको थोड़ा सा कंजेशन का प्रॉब्लम है, वो पाइनएप्पल जूस के बारे में किसी ने सुना होगा, खांसी के लिए बड़ा कारआमद है, किसी ने इस्तेमाल नहीं किया होगा शायद, कभी ट्राई करके देखिए। किसी को बहुत बेहद बहुत बुरी अगर खांसी लगी हुई है तो वो ये पाइनएप्पल जूस जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बड़ी अच्छी जो है ना आपको ताज़गी मिलती है। एक खांसी वाला कावा जिसमें आपने लौंग, ठीक है, थोड़ी सी अदरक, 1 कप की अगर मैं रेसिपी बताऊं तो थोड़ी सी, इतनी सी कोई पीस आपकी अदरक की आप ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद पहले आपने सबसे पहले अदरक का अर्क निकालना है, उसको पका के हल्का, ठीक है, कोई 1.5-2 मिनट तक अच्छी तरीके से उसको पका लीजिए ढक के, उसका अर्क निकल जाएगा। उसके बाद आपने उसमें लौंगे डालनी है, 2-3 लौंग उसमें डाल दें, इतना बड़ा कोई दालचीनी का टुकड़ा जो आपके किचन में अवेलेबल है। मैं ये नहीं कहूँगी जो कुछ आके लोग यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं ना, या टीवी पे कंफ्यूज करते हैं, ये गोल वाली लेनी है तो सीधे टुकड़े वाली लेनी। दालचीनी दोनों आपस में भाई बहन है, दोनों की इफादियत भी जो है ना मिलती जुलती है, थोड़े उसमें कुछ और होंगे, उसमें कुछ और मगर दालचीनी जो इस्तेमाल करना है इसके लिए आप कर सकते हैं। वो थोड़ी सी डाल दीजिए, हल्की सी कोई ग्रीन टी आप इसके अंदर अगर आपको डालनी है थोड़ा सा वो डाल दीजिए, ठीक है, दैट इज़ इनफ। उसमें छोटी इलायची और बड़ी इलायची के दाने वो डाल दीजिए और उसको थोड़ा सा हल्की आंच पे पकाइए। पकाते जब वो थोड़ा 2 कप का पानी 1 कप का रह जाए, या 1 कप का पानी थोड़ा आधा रह जाए, उसको ऐसे निकाल के तो उसमें 1 चम्मच शहद डाल के उसको घोल के तो उसको नोश कीजिए, उसको पी जाइए। और बहुत अच्छा इलाज बताती हूँ, मैंने कल फराल के साथ भी किया। देसी मुर्गी अगर आपको अच्छी मिल जाती है तो उसका अच्छी तरीके से जो है ना अर्क निकालिए यखनी बना के, ठीक है। अब उसका जो रेसिपी है वो मैं आपको बता देती हूँ। सर्दियों की 2 रेसिपी जो मुझे लगता है बेस्ट है, मेरे घर में तो पी जाती है, बनाई जाती है, आप भी अपने घरों में सर्दियों में यखनियाँ पीना शुरू करें। देसी मुर्गी लेकर आएँ, उस देसी मुर्गी में आपने सबसे पहले क्या करना है, एक पतीले में थोड़ा सा तेल डालें, कोई सा भी ऑलिव डाल दें, ठीक है। आप थोड़ा सा तेल डालें, देसी घी डालें, और उसमें आपने डालनी है इतनी सी कोई प्याज, या आधा किलो देसी मुर्गी या 1 पाव देसी मुर्गी, चलो 1 पाव देसी मुर्गी की रेसिपी बताती हूँ, ठीक है। 1 पाव देसी मुर्गी, इतना सा कोई प्याज लेना है, उसको आपने हल्का सा ब्राउन करना है, साथ ही पिसा हुआ अदरक लहसुन उसमें डाल देना है, उसके साथ उसको भी हल्का हल्का ब्राउन करना है। वो काला वाला ब्राउन है, खूबसूरत गोल्डन ब्राउन करना है। जब वो गोल्डन ब्राउन हो जाए उसमें आपने ज़ीरा, पिसा हुआ ज़ीरा डाल दें, क्योंकि यखनी ज़्यादा अच्छा है, वरना नहीं है तो आप साबुत ज़ीरा डाल दें। साबुत धनिया थोड़ा सा वो डाल दीजिए, ठीक है। बड़ी दालचीनी, लौंग, काली मिर्चें थोड़ी थोड़ी, आधा टीस्पून से भी कम वो आप इसके अंदर डाल दीजिए, ठीक है। बड़ा तेज़ पत्ता इसके अंदर डाल दीजिए, फिर इसको भी अच्छी तरीके से भूनिए। इसमें हल्दी डाल दीजिए, इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना, इसमें हल्दी डाल दीजिए, ठीक है, और इसमें हल्का सा हस्बे ज़ायके नमक डाल दीजिए, दैट इज़ इनफ। उसके बाद इसकी अच्छी भुनाई करने के बाद आपने चिकन डालना है, चिकन के साथ भी अच्छी तरीके से इसको भून लीजिए। जब भुन जाएगा उसमें आपने क्या करना है, इसमें पानी डाल देना है, कोई इस तरह की 2 बोतलें 2.5 बोतलें आप पानी डालते हैं, ठीक है। उसको पकने दें धीमी दरमियानी आंच पे। जब वो गल जाए, चिकन अच्छी तरीके से पक जाए, तो आपने क्या करना है कि फिर चिकन अलग निकाल के, तो ये जो सारा यखनी है, ठीक है, इसको आप छान लीजिए, स्टेन कर लीजिए। जब छन जाएगा वो आपकी यखनी रह जाएगी, तो फिर आपने इस यखनी में अंडा उबाल के डालना है, हल्की सी ऊपर काली मिर्च डालिए, अपने बच्चों को भी दीजिए, खुद भी पीजिए। जायका ना आ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, इतने मज़े की यखनी और सही
अच्छी देसी मुर्गी की यखनी आपको बताइए। अच्छा, जब आप इसको पानी डाल के पकाएंगे ना, उबाला देंगे, उसमें थोड़ी साबुत हरी मिर्चें भी डाल दीजिएगा, उससे बड़ी खुशबू अरोमा आता है। काट के ना डालिएगा। अच्छा, अब वो जो यखनी आपने छान ली है, अब दूसरा तरीका क्या है कि कोई मेहमान आ रहे हैं और आपने इस तरह से यखनी का सूप पिलाना है। वो जो बाज़ार में यखनी नहीं मिलती, अंडे हम बोलते हैं डाल के ज़रा आप हमें दें, देसी स्टाइल की, सही बाज़ारी स्टाइल की, उसका यही रेसिपी है सेम। ये जो यखनी आपने छान ली है, जो बन गई है, इसमें आपने क्या करना है, वो जो चिकन के आपने अलग निकाला है ना, चिकन के जो पीसेस हैं, उसमें आपने क्या करना है, वो पीसेस आपने ऐसे ऐसे रेशे करके तोड़ लेने, वो रेशे भी उस यखनी में डाल देने, ठीक है। थोड़ी देर उसको यखनी के साथ पकाना है और उसके बाद फिर वही 2-3 साबुत मिर्चें खुशबू के लिए ऊपर डाल दीजिए। फिर आप क्या कीजिए, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर होता है ना, उसको गोलिए, कोई 2 चाय का चम्मच, 1.5 चाय का चम्मच, 1 चम्मच भी इनफ है, उसको गोलिए और साथ साथ जो है ना उस यखनी में चम्मच हिलाते जाइए और वो कॉर्नफ्लावर डालते जाइए। वो उसमें थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, जैसे बाजारी सूप होता है। उसके अंदर चिकन के रेशे भी आ गए सब कुछ। फिर अंडा उबालिए, अंडे को दो अंडे उबालिए, उसको उबालने के बाद छोटे छोटे पीसेस कर दीजिए, बहुत छोटे नहीं, थोड़े थोड़े ऐसे जर्दी समेत, और उसके बाद उसके अंदर आप डाल दीजिए चिकन के अंदर, ठीक है, वो पूरे सूप के अंदर, और उसके बाद गरम गरम निकालिए और नोश कराइए। बाज़ार में तो इसमें लोग वो भी डाल देते हैं सोया सॉस, चिली सॉस, मगर आप यकीन कीजिए आप घर में बनाइए ना, आपको चिली सॉस की ज़रूरत पड़ेगी ना आपको सोया सॉस की ज़रूरत पड़ेगी। आप इतना इंजॉय करेंगे इस यखनी को कि आप बस यही कहेंगे वो फ़िज़ा वाला सूप बनाओ, फ़िज़ा जो बताई थी रेसिपी वो, और इतना आसान है, घर में हर औरत कर सकती है। ये आपको नज़ला ज़ुकाम उसमें भी टिकोर देगी, कंजेशन में भी आराम देगी, और पूरी सर्दियाँ अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं तो जब रात को अगर आप पी के सो जाएं यखनी, तो सुबह उठेंगे तो रात को भी बिस्तर में 2-3 मरतबा पसीने छूट जाएंगे, आपको किसी हीटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इतना अच्छा इलाज है, ट्राई करके देखिएगा, मुझे दुआएं दीजिएगा। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के मारूफ कव्वाल अमजद साबरी साहब जो हैं, उनकी बर्थडे है। आज 23 दिसंबर 1976 जो था उसमें पैदा हुए और पाकिस्तान के एक मशहूर कव्वाल घराने में पैदा हुए। बहुत बड़ा घराना, साबरी बरादरान जो थे उस घराने में पैदा हुए। ग़ुलाम फ़रीद साबरी साहब जो थे उनके ये साहबजादे थे। 12 साल की उम्र में ये अपने वालिद साहब के साथ स्टेज पर परफॉर्म किया करते थे लोगों के सामने, और इस दौरान जो है बर सग़ीर के जो बहुत बड़े मारूफ कव्वाल हैं वो बनकर उभरे। और अख्तर मैं कहूँगी कि ऐसे अक्सर ऐसे होता था कि जो वालिद साहब की लिखी हुई कव्वालियाँ हैं ना, उसको वो परफॉर्म किया करते थे, उसको वो गाया करते थे, ठीक है जी। तो आज उनकी जो है ना उनकी बर्थडे है। मैंने उनके साथ बहुत ज़्यादा काम किया, बड़ा ज़्यादा काम किया। मैं मुझे याद है जब मैं प्रेग्नेंट भी थी, लास्ट मेरी जो ट्रांसमिशन थी वो समा टीवी की मैं होस्ट कर रही थी, और उस चैनल पे जो थे इनके साथ मेरा बड़ा अच्छा सिलसिला था। अमजद भाई को जैसे ही बुलाओ, मैं कहीं फंस भी जाती थी ना और अमजद भाई को बोलती थी कि अमजद भाई आप आ रहे हैं, तो अमजद भाई आ जाया करते थे। बड़ा प्यार था उनका, सारी जितनी भी एंकर्स हैं उनको बहन बनाया हुआ था उन्होंने, और सारे लोगों के साथ बड़ा अच्छा सिलसिला था। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो उनके पीछे लोगों को, ये शायद उनकी ऐसी कुछ हरकतें या ऐसी नेकियां जो हैं जिसके बारे में लोगों को नहीं पता, मैं बताऊं सबके साथ। जैसे वो रमज़ान ट्रांसमिशन में बैठ के खाना खाते थे ना, उसी तरह आम ज़िंदगी में भी वो दस्तखानों पे बैठ के, ज़मीन पे बैठ के उन लोगों के साथ खाना खाए थे, जबकि अल्लाह ताला ने उनको कितनी इज़्ज़त से नवाजा था, मगर उनके अंदर कोई भी ऐसा फ़ख्र वाला एलिमेंट नहीं था, उनके अंदर गुरूरी नहीं थी, उनके अंदर ईगो वाला कोई मसला नहीं था। बड़े डाउन टू अर्थ, झुका हुआ दरख्त थे, अपने बच्चों से बेइंतहा प्यार करने वाले वालिद, एक अच्छा घर में फ़र्द, शरीफ इंसान, कॉमेडी मज़े के, उनकी छोटी छोटी प्यारी प्यारी लाफ्टर, उनकी जुगतियाँ, उनके मज़े की मज़ा, हर बात में उनका मज़ा होता था। इतना ऊँचा ऊँचा, इतने मज़े मज़े से हंसते थे, पान खाते रहते थे, हंसते रहते थे, बड़ा मजाक करते थे और बड़ा ख्याल करते थे। और सामने वाले की इज़्ज़त करना, तो मैं कहती हूँ कि आप साबरी साहब से सीखते। एक ऐसा इंसान, आज उसकी बर्थडे थी तो मैंने कहा कि ये बात ज़रूर शेयर करें। और हमारे पास से ऐसे बड़े लोग, जब नामवर लोग चले जाएं और ऐसे नेक लोग जब हमारे साथ हमारे सामने से हमें छोड़ के चले जाएं, तो फिर हमें उनको याद करना चाहिए, ताकि जो नस्ल है, आने वाली नस्ल है, ये इनके गुण गाए, इनके गीत गाए, इनकी बातों को दोहराए, इनको याद करे, और ताकि ये एग्जाम्पल्स लेके ना, यही इस तरह के मिनटोज़ लेके, मुझे लगता है कि हमारी यूथ में भी इस तरह का एम पैदा हो,
ऐसी ख्वाहिश पैदा हो कि उनके दिल में भी जो है ना ये सब उजागर हो कि उन्होंने भी अगर किसी फील्ड में आना है, कवाल बनना है, तो फिर ऐसी मेहनत करनी है, अमजद साबरी साहब जैसा नाम कमाना है, ठीक है। और देखें, अगर कोई किसी भी फील्ड से हो, कोई एक्टिंग की फील्ड से हो, कोई डॉक्टर की फील्ड से हो, कोई पायलट हो, कोई इंजीनियर हो, कोई IT में बहुत बड़ा नाम हो, या फिर इस तरह अमजद साबरी साहब, हमारे लिए ये मेंटोर वाली हैसियत रखते हैं। हमने इनको देख के कि कितनी स्ट्रगल की होगी, कैसी मेहनत की होगी, कैसे अच्छे बुरे हालात, कैसे तरीके से अपने आप को लेके चले, और इतना बड़ा पूरी दुनिया में नाम बनाने के बाद अपने आप को कैसे झुका के रखा, अपने अंदर अकड़ नाम की कोई चीज़ नहीं रखी। वो सबके साथ हुस्न सलूक से पेश आने वाले इंसान, और अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला दर्जे का मुकाम अता फरमाए। जिस तरीके से उनकी जान गई, जिस तरीके से उनकी जान ले ली गई, मैं ये जो ट्रॉमा है उनकी पूरी फैमिली के ऊपर, आज तक उस फैमिली को सोचते हुए भी कि जिस फैमिली ने इतनी तकलीफ़ और इतनी ये डेथ का जो ये इंसिडेंट है ये बर्दाश्त किया, ये हादसा बेयर किया, अल्लाह ताला उनके लिए भी बहुत आसानियाँ पैदा करे, उनके बच्चों की ज़िंदगियाँ अच्छी करे। क्या क्या ख्वाहिश होती है एक बाप की, क्या दिमाग में 10 चीज़ें होंगी, कैसी फ़िक्रें होंगी। कोई बच्चों से घर में जब निकल रहे होंगे तो कैसे वादे किए होंगे, शाम को मैं तुम्हें खाने पे ले जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए रोल लेकर आऊँगा, आज हम चाट खाने चलेंगे, आज हम क्लिफ्टन की सैर पे जाएंगे। ऐसी कौन सी बातें होंगी, कितने वादे होंगे घर वालों से करके निकले होंगे जो कि वो पूरा ना कर सकें क्योंकि उनकी जान चली गई। आज उनकी बर्थडे है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब उनकी मग़फ़रत के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला दर्जे का मुकाम अता फ़रमाए। और एक कवाली है, मैं आपको सुनाना चाहूँगी, सुनिए। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौला, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौला, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदा, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौला, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदा, या मोहम्मद नूर मुजस्सम। नाज़रीन, यकीन ही नहीं आता यही परफॉर्मेंस जैसे वो अभी कर रहे हैं, वो इसी तरह रोज़ मेरे सामने, मैं 3-4 कवालियाँ कलाम इनसे सुना करती थी और बिल्कुल मेरे सामने होते थे। और मुझे इतना अफसोस होता कि आज मैं उनको ऐसे TV पे देख रही हूँ, मैं अपने सामने नहीं देख सकती। ऐसे बहुत से लोगों के साथ उनका रिश्ता जुड़ा होगा, बड़ा प्यार मोहब्बत सिलसिला रहा होगा और सभी इनके लिए दुआ गो होंगे। एक ये बड़ी खूबसूरत पढ़ा करते थे, मुझे याद है, जाते जाते मैं वो थोड़ा सा पढ़ना चाहूँगी, फिर इसी के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। कोई तो है जो निज़ामे हस्ती चला रहा है, वो ही खुदा है ये नुसरत अली खान साहब की। मैं कह, जब ये पढ़ते थे तो क्या समा बांध देते थे। क्या बात है। अल्लाह हाफ़िज़।